अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान और मैं हूं शाज़ेब अहमद। माया खान हमारे साथ मौजूद होंगी, उनकी कुछ तबीयत नासाज है लेकिन वो जल्द हमें ज्वाइन करेंगी। आप सबसे गुजारिश है उनके लिए दुआ भी करें, वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाए, हमें जल्द से ज्वाइन भी करें और आप सब लोग उनको देख भी सकें। प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले मैं तो जिक्र करना चाहूंगा कि वैसे तो हमारे बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जिसमें हमने बहुत सारी बातें करनी है, मईशत की भी, स्पोर्ट्स की भी, कुछ लोगों से आपकी मुलाकात भी करानी है। लेकिन इसके साथ साथ हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि इस वक्त बारिशों का सिलसिला जारी है, चाहे वो बलूचिस्तान की बारिशें हों, पंजाब में हो, सिंध में हो, खासतौर पर हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में इस वक्त बारिशों से जो पूरे सूबे का हाल है वो काफ़ी अबतर हो चुका है और उसमें काफ़ी मुश्किलात भी पैदा हो गई हैं। हुकूमत भी कोशिश कर रही है तमाम लोगों को वहाँ पर रेस्क्यू करने की भी और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की भी, क्योंकि बारिशों का सिलसिला जो है वो मुसलसल चल रहा है। कराची की खासतौर पर बात करें तो हम देख रहे हैं कि अभी भी यहाँ पर बारिशें हो रही हैं और मुसलसल हो रही हैं। रोजाना की बुनियाद पर हम देखते हैं, गुज़िश्ता रोज़ भी बारिश हुई, इसकी वजह से मुख्तलिफ इलाके हम देखते हैं वहाँ पर पानी जमा हो जाता है। शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है, खासतौर पर लोगों ने अपने दफातर भी जाना है तो इंपॉर्टेंट तो बहुत है घर से निकलना, लेकिन उसमें एहतियात भी करनी पड़ेगी क्योंकि अभी कुछ नहीं किया जा सकता। इंतजामिया की जानब से, हुकूमत की जानब से कोशिश तो की गई शुरू में पानी निकालने की, लेकिन जब मुसलसल बारिशें हो रही हैं तो अब मेरे ख्याल में काफ़ी मुश्किल हो चुका है कि शहर का जो ओवरऑल सिस्टम है जब तक वो ठीक नहीं हो जाता ये बारिश का पानी ऐसे नहीं निकल सकता। तो खैर आप लोगों को खुद एहतियात करनी है, अपने घरों के आसपास भी, बाहर निकलते हुए भी, जहां भी जाएं कोशिश करें कि एहतियात करें, चाहे आप मोटरसाइकिल पर हों, गाड़ी पर हों। तो ये तो सारे मामला चल रहे हैं। दूसरी जानब हम ये देख रहे हैं कि अब अगर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें तो जो पहली बात हमने वो करनी है, क्योंकि हमें बड़ा कंसर्न है इस वक्त मुल्क की मईशत से और हम कोशिश करते हैं रोजाना की बुनियाद पर यह बात जरूर करें इस वक्त हम कहां खड़े हैं, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो हम मुल्क में देख रहे हैं, वो किसी भी सूरत में हो, चाहे वो पंजाब में हो या ओवरऑल हम विफाक में देखें कि मामला क्या चल रहे हैं। विफाक कोशिश कर रही है जो हमारी मईशत है उसको संभालने की, लेकिन जो मामला हैं वो अब तक हमें बेहतर होते नजर नहीं आ रहे। अगर हम 3 महीनों की परफॉर्मेंस भी देखें जो इस वक्त हुकूमत वक्त है उनकी, तो उसमें भी अगर मैं आपको बताऊं तो उसके दौरान अमरीकी डॉलर की कीमत में 54 रुपए इजाफा हुआ है। तो अगर तो वाकई इंपोर्टेड आइटम्स पर बैन लगाने से और बाकी तमाम मामला, चाहे वो IMF के साथ हैं, वो माहिदा हो या कुछ भी हो, जितने भी स्टेप्स लिए गए हैं उसके बावजूद रुपए की कदर में बेहतरी नहीं आ रही, इसका मतलब है मईशत भी हमारी कुछ बेहतर नहीं हो पा रही। हम अभी भी बहुत सारे हमें ऐसे स्टेप्स लेने की जरूरत है कि हमारी मईशत में कुछ बेहतरी आए। अगर थोड़े से डॉलर का जिक्र करें तो 3 रुपए 9 पैसे इजाफा हुआ है। इंटर बैंक में डॉलर 200 रुपए 36 पैसे 236 रुपए 2 पैसे पर बंद हुआ है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे डॉलर में इजाफा होता है उसकी कीमत बढ़ती है, वैसे वैसे जो हजम है हमारे मुल्की कर्जों का वो बढ़ते जाते हैं और ये कर्जों में इजाफा मुसलसल होता जा रहा है। अगर कर्जों के हवाले से भी मैं आपको बताऊं तो इसमें बेहद इजाफा अब तक हो चुका है। इसके साथ साथ अगर हम जिक्र करें कि स्टेट बैंक का क्या कहना है तो वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले में दिसंबर 2021 से अब तक 18% गिरा है। 2021 से अब तक, यानी कि 2021 दिसंबर से लेकर अब तक तकरीबन 8 माह भी नहीं बनते और इसमें तकरीबन जो बताया जा रहा है 18% आपका जो डॉलर है वो बढ़ गया है रुपए के मुकाबले में। तो इसी मामले पर हमें बात करनी कि डॉलर की जो ऊंची उड़ान है, मुसलसल ऊंची उड़ान है, इसको कैसे रोका जाए, कैसे ठीक किया जाए। और क्योंकि जैसे जैसे डॉलर बढ़ रहा है हमारे मुल्की कर्जे बढ़ रहे हैं, तो इसी मामले को समझने के लिए और जानने के लिए हमने रब्ता किया है। माहिर मुआशियात हैं डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, हमारे साथ अक्सर हमें शो में ज्वाइन करते हैं, उनसे हमें उनकी रहनुमाई की बड़ी जरूरत है इस वक्त और हम जानना चाह रहे हैं कि इस वक्त मामलात क्या चल रहे हैं मुल्क में। डॉक्टर साहब को खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, हम मुसलसल देख रहे हैं रुपए की बेकदरी और डॉलर की ऊंची उड़ान। कोशिश तो की जा रही थी, हुकूमत की जानिब से बड़े स्टेप्स लिए गए, लेकिन ये क्या वजह है कि ये डॉलर काबू में नहीं आ रहा है और मुसलसल इसकी जो हम देख रहे हैं इसमें इसकी कीमत में इजाफा हो रहा है पाकिस्तान में? जी देखिए, 2 बड़ी वजूहत हैं, उसके साथ साथ कुछ दैली वजूहत भी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको 2 बड़ी वजूहत बता दूं जिनकी वजह से पाकिस्तान में डॉलर की प्राइस बढ़ रही है, रुपए की कदर में कमी हो रही है। एक तो डेफिनेटली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और दूसरा जो IMF के साथ हमारा एग्रीमेंट था वो प्रोलॉन्ग हो गया अननेसेसरीली, जिसकी वजह से कोई एक स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी है। इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग ये समझ रहे हैं कि शायद पाकिस्तान की मईशत पे जो बायलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं रहा, या फिर जो दूसरा इसके अलावा जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको भी ये इस तरह से महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान की मईशत इफेक्टिवली आप कहीं डिफॉल्ट की तरफ तो नहीं जा रही। तो ये तो 2 बड़ी वजूहत है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी वजूहत हैं जो कि हमने खुद से क्रिएट की है। जैसे मिफ्ता इस्माइल साहब हर रोज
कोई ना कोई स्टेटमेंट दे रहे थे, प्राइवेटाइजेशन के हवाले से वो कुछ स्टेटमेंट दे रहे थे। और कभी वो ये कह रहे हैं कि हम अपने जो एसेट्स हमको बेच रहे हैं 10% कम प्राइस पे बेच रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो ऑलरेडी हमारी एक बड़ी फ्रेजाइल सिचुएशन है उसको, और उसमें क्या कहते हैं कि फ्यूल ऑन द फायर वाली वो एक डॉक्टर साहब, ये एसेट्स बेचने से कितना नुकसान पहुंचेगा पाकिस्तान को? मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा हम इस पर भी बात करें। देखिए, ये दुनिया में सबसे लोएस्ट लेवल पे आप समझे कि जो सबसे नापसंदीदा इकोनॉमिक टर्म्स में कहा जाता है कि आप लास्ट स्टेप होता है बेच के अपना कर्जा उतारें। तो और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमेशा से ये होता है कि हम अपनी प्राइवेटाइजेशन को इसलिए करते हैं कि हम अपने असासे बेच के अपने कर्जा जाके उतारें। और अभी भी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी पिच ये है कि जी देखें, हम अपने असासे बेच रहे हैं, असासे बेच के 10% कम प्राइस पे बेचेंगे तो उससे किसी हद तक हम स्टेबिलिटी हासिल कर सकते हैं। तो इससे मैं ये समझता हूँ कि हालांकि गवर्नमेंट के जो स्पोक्स पर्सन है वो ये कह रहे हैं कि इससे कुछ बेहतरी आएगी, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जो अभी जो स्टेटमेंट दे रहे हैं इस हवाले से ये ज्यादा अबतरी का बायस बन रही है। और आपकी जो वैल्यू है आपके रुपए की इसी वजह से कम हो रही है कि एक तो आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अभी तक कोई चीज क्लियर नहीं है। सेकेंडली, हमारे जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल, स्पेशली मिफ्ता इस्माइल साहब से मेरी गुजारिश होगी कि वो अपना काम करें। बहुत ज्यादा अगर आप मीडिया पे आगे डिफरेंट किस्म की स्टेटमेंट्स देते हैं तो इन्वेस्टर्स, इंटरनेशनल एजेंसीज उससे डिफरेंट किस्म की मीनिंग्स ले रहे होते हैं। डॉक्टर साहब, अभी अगर ये मुल्क के असासे बेच दिए जाते हैं तो उससे फौरी तौर पर थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा, जैसे कि आप भी फरमा रहे हैं कि उससे हमारे कर्जों में थोड़ा हमें हेल्प आउट हो जाएगा और टेम्परेरी हमारी कुछ जो इकोनॉमी है बेहतर हो जाएगी। लेकिन आप समझते हैं कि लॉन्ग टर्म में ये कोई समझदारी वाला काम है? नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं है। आपको जो प्राइवेटाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो इंस्टीट्यूशन, वो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस बेची जाती है जो कि इनएफिशिएंट है। इस वक्त सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए थी कि पाकिस्तान स्टील मिल आप उसको प्राइवेटाइज करें, और वो इदारे जो कि एफिशिएंट है वो गवर्नमेंट की तावील में रहने चाहिए, वो गवर्नमेंट उसको ऑपरेट करे, कोई उसमें इश्यू नहीं है। तो इस वक्त ये हो रहा है कि आपके चाहे इदारे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, प्रॉफिटेबल परफॉर्म कर रहे हैं, या वो परफॉर्म नहीं कर रहे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लिया कि 20% शेयर या एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ शेयर उनकी वो प्राइवेटाइज करेगी। तो ये ना सिर्फ लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में भी कोई मैं नहीं समझता जिससे बहुत खातर खा आपकी जो हमारी इकोनॉमिक चैलेंजेस है उसमें कोई हमें उनको कोप अप करने में मदद मिलेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा हम जिक्र ये कर रहे थे कि मुसलसल हम देख रहे हैं खासतौर पर जब से शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, खासतौर पर जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद है इनकी हुकूमत शुरू हुई है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि डॉलर की कीमत में एकदम हमने इजाफा देखा है, एक बेहद इजाफा देखा है। आप समझते हैं कि ये बेहद इजाफा क्या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से है या इसमें जो इकोनॉमिक स्टेप्स लिए गए हैं ये उसकी वजह से है? देखिए, एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और उससे ज्यादा जो डिसीजंस डिले किए गए, ये जो आपने जो डिसीजंस लेने थे वो ऑन टाइम लेने चाहिए थे। वो जो डिले जो इकोनॉमिक्स में, ये इकोनॉमीज में जब डिसीजन एक थोड़ा सा डिले होता है तो उसकी बहुत हैवी कॉस्ट देना पड़ती है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो डिसीजन डिले किए गए उनकी वजह से और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उनकी वजह से उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये कि जो इंटरनेशनल जो प्राइसेस थी पेट्रोल की, जो एनर्जी की, वो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली बढ़ गई, और वो भी उस पूरे के पूरे ये सिनेरियो में उससे भी एड ऑन किया, और जो आपके रुपए की वैल्यू है वो ज्यादा कम होना शुरू होगी। मेरा ख्याल ये है कि अगर डिसीजन ऑन टाइम लिए जाते तो किसी हद तक इन चीजों को कर्टेल किया जा सकता। तो एक और चीज मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि इस साल जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो पिछले साल जो 2020-21 में था वो तकरीबन कोई 1.2 बिलियन डॉलर था। अभी ये तकरीबन कोई 15.2 बिलियन डॉलर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, जो करंट अकाउंट का खसारा है वो होने जा रहा है। इसी तरह से एक और चीज जिसके ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही वो रेमिटेंसेज है। पहले रेमिटेंसेज की जो ट्रेजेक्टरी थी वो अपवर्ड थी, अब या तो वो स्लगिश हो गई है, स्टेगनेट हो गई है, और कई महीनों में या कई वीक्स में आपके रेमिटेंसेज स्लो डाउन भी हुए हैं। उसकी वजूहत कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट के जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल चेंजेस हुई है वो इंटरनेशनली भी जिन ममालिक में पाकिस्तानी काम कर रहे हैं वहाँ की इकोनॉमी में भी कुछ गड़बड़ हुआ जिसकी वजह से उनकी इनकम शायद कम हुई हो। तो रेमिटेंसेस के कम होने से भी थोड़ा सा, यानी कि जो डिप आया था रेमिटेंसेस में उनमें फ्लक्चुएशन हुई थी, उसकी वजह से भी हमारे फॉरेन रिजर्व। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आज चाह रहा हूं क्योंकि हमारे नाजरीन आपको बड़े गौर से सुनते हैं और आपकी बातें जो है वो सुनकर इस पर यकीन करते हैं कि आप जो बता रहे हैं वो इस वक्त हमारी मुल्क की सूरत हाल वही है। मैं चाहता हूं कि आप हमारे नाजरीन को बताएं
कि पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से हम एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देख रहे हैं, फिर गवर्नर राज लगने की बातें हो रही हैं, इस सारे मामले में हमारी मईशत को कितना नुकसान पहुंचता है? और सेकेंडली जी डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये कि मेरी ये अदना सी रिक्वेस्ट है एक आम पाकिस्तानी होने की हैसियत से कि हमें इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। एक कोई पॉलिटिशियन एक रिस्पॉन्सिबल लेवल पे बैठा हुआ, अगर जब ये गवर्नर राज की बात होती है या जब आपका फाइनेंस मिनिस्टर बैठ के टीवी के ऊपर ये कह देता है कि हम एक दोस्त ममालिक हमें ये दे देगा, दूसरा दोस्त ममालिक हमें ये दे देगा, तो ये कोई हमारी पर्सनल लेन देन नहीं है, ये कोई इनफॉर्मल बिजनेस नहीं है, ये एक मुल्क की इकोनॉमी को हम चला रहे हैं। तो चाहे ऑपोजिशन हो, चाहे आपके जो हमारे गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए हैं, उनको इकोनॉमी के हवाले से कोई रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। हम पहले ही एक बहुत नाजुक सूरत में बैठे हुए हैं और ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये मुल्क की मईशत को मजीद उस तबाही की तरफ धकेल रही होती है। तो पहले तो मेरी ये गुजारिश होगी कि ये जो रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स है ये ना दी जाए। सेकेंडली कोशिश ये की जाए कि जो स्टेटमेंट्स आ रही है इकोनॉमी के हवाले से, वो चाहे अपोजिशन के लोग दे रहे हैं या गवर्नमेंट के लोग दे रहे हैं, उनमें कुछ कन्वर्जेंस हो, या वो जैसे असद उमर साहब पीटीआई की तरफ से ये कह सकते हैं कि ठीक है जी हम इकोनॉमी के हवाले से मिल बैठ के गवर्नमेंट से बात करने के लिए तैयार है। आप सियासत को बिल्कुल मिल के बैठ के बात ना करें, ये आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन मईशत के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई को, पीपल्स पार्टी को, जो पीडीएम की जमातें, इनको बैठ के इनके ये कोई जॉइंटली इसके ऊपर इनको काम करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ये जरूर बताइएगा, हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, खासतौर पर अगर ऑयल की कंजप्शन की मैं इसलिए बात करूं कि हमारे यहाँ कंजप्शन ऑयल की बहुत ज्यादा है। जब हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में कंजप्शन इतनी ज्यादा है और ऐसे में हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं ऑयल, और वो इंपोर्ट होता भी डॉलर्स में है, तो आप समझते हैं कि अपनी कंजप्शन को कम किए बगैर ये पॉसिबल ही नहीं है कि डॉलर हमारा कुछ काबू में आ जाए? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। देखें, हमारी इस वक्त सबसे बड़ा बोझ हमारे खजाने के ऊपर एनर्जी की इंपोर्ट्स है। इस वक्त हम सबसे ज्यादा जो एनर्जी है वो, अगर आप इंपोर्ट का ब्रेकअप देख लें तो एक बड़ा चंक हमारी एनर्जी की इंपोर्ट्स का है। तो किसी तरीके से उस एनर्जी की इंपोर्ट को अगर हम कर्टेल कर सके, उसको मैनेज कर सके, तो ऑब्वियसली हमारे जो मुआशी क्राइसिस है इसको कम से कम निपटा जा सकता है। तो आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, हमारी जो एनर्जी की कंजम्पशन है उसको कम किया जा सकता है, हमारे जो अल्टरनेट एनर्जी के जराए हम उसकी तरफ जा सकते हैं। लेकिन हम सवाल ये पैदा होता है कि हम लोग इसके बारे में कितने सेंसेबल है। आपको मैं आपके साथ शेयर करता चलूं कि कराची शहर में जो आपकी जो फ्यूल की कंजम्पशन है, वो जो ट्रैफिक कंजेशन की वजह से एक अंदाजे के मुताबिक 27 से 33% तक आपकी फ्यूल की कंजम्पशन बढ़ जाती है। इसका मतलब ये कि अगर आप कराची शहर में ट्रैफिक को बेहतर तरीके से मैनेज कर लें तो आप कम से कम 25% तक फ्यूल की कंजम्पशन को कम कर सकते हैं। एक बात। दूसरा ये कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेके आते हैं तो आप एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एक जो बस चला रहे होते हैं वो 30-40 गाड़ियों को, ये कम से कम 20-25 जो कार्स है बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हम आउट ऑफ द बॉक्स की तो बात करते हैं, लेकिन इवन विद इन द बॉक्स भी हम नहीं सोच रहे होते कि क्या सोल्यूशन हम हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है डॉक्टर शाद मुबारक साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया सबसे पहले पाकिस्तान। और इस वक्त ये तमाम बातें जानना बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से पाकिस्तान की मईशत को बेहतर किया जा सकता है। सर थैंक यू वेरी मच। खैर ये तमाम बातें हम रोज़ाना की बुनियाद पर कर भी रहे हैं और डॉक्टर साहब भी हमारे साथ अक्सर प्रोग्राम में साथ होते हैं, हमारी रहनुमाई भी फरमा रहे होते हैं और हमें बताते भी हैं कि इस वक्त मईशत को किस तरीके से संभाला जा सकता है, क्या स्टेप्स इस वक्त इंपॉर्टेंट हैं जो कि फौरी तौर पर लेने हैं, और किस तरीके से हमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से मुल्क को बचाना है, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो हमें फिर लेकर जाती है हमारी ख़राब इकोनॉमी की तरफ, जो कि हम देख रहे हैं रुपए की बेकदरी मुसलसल हो रही है। लेकिन ये डॉलर की ऊंची उड़ान, ये महंगाई, ये सब कुछ असर जो है वो हमारी ओवरऑल जो एक प्राइस हाइक हम मुल्क में देख रहे हैं उस पर तो आ ही रहा है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ों की किल्लत भी पैदा हो रही है। जैसे खासतौर पर अगर हम देखते हैं कि जान बचाने वाली जो अद्वियात हैं वो भी महंगाई की लपेट में आ रही हैं, वो भी ये डॉलर महंगा होने की वजह से और इंपोर्ट पर बैन होने की वजह से, खाम माल पर, खैर बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि अद्वियात जो है वो नापैद हो चुकी हैं। कंपनीज ने दवाइयाँ बनाना बंद कर दी हैं, खुदकुशी से बचाने वाली जो दवा है समेत तकरीबन 60 अहम अद्वियात ऐसी हैं जिसकी किल्लत पैदा हो गई है जो कि जान बचाने वाली यानी कि लाइफ सेविंग ड्रग्स में आती हैं।
इसके साथ साथ पाकिस्तान साइकेट्रिक सोसाइटी ने अद्वियात की किल्लत पर तशवीश का इजहार भी किया है और फार्मा कंपनियों समेत ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी खत लिखा है। तो ये मामला बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इस पर पहले भी हम सेगमेंट कर चुके हैं कि ये जो जान बचाने वाली यानी कि लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, इसका मार्केट में अवेलेबल होना कितना ज़रूरी है, इसकी किल्लत हो जाना कितना नुकसान पहुंचा सकती है। ओवरऑल हम जब देखते हैं तो वज़ीर आज़म ने ज़रूरी इक़दाम उठाने का भी कहा है। ये भी कहा है कि जो अद्वियात की किल्लत हुई है इस पर उन्होंने नोटिस लेकर ड्रैफ्ट ने भी तहकीकात का फैसला किया है। इसके साथ साथ ये पूरा मामला क्या है, ये किल्लत क्यों पैदा हो रही है, इसकी वजूहात क्या है, यही जानने के लिए आज हमने राब्ता किया है चेयरमैन पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन काजी मंसूर अहमद साहब से। काजी साहब, आपको खुशामदीद करेंगे सुबह किसान में। काजी साहब, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं अब ये मामला बढ़ता जा रहा है, तकरीबन 60 ऐसी अहम अद्वियात हैं जो मार्केट से बिल्कुल गायब हो चुकी हैं, इसकी वजह क्या है और इसमें कौन कौन सी अद्वियात शामिल हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। अभी आपने खुद ही जिक्र किया दो सेगमेंट का। सबसे पहले तो एंटी डिप्रेशन जो कि हर घर की जरूरत है, वो मेडिसिन शॉर्ट है। उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो था हमारा जो कोटा था रैप की तरफ से वो लेट मिला, क्योंकि ये खुद से हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा जो टीबी की मेडिसिन है वो शॉर्ट है। इसके साथ आपकी जो बुखार की मेडिसिन है वो शॉर्ट है, खासकर बुखार की वो मेडिसिन जो कि आपको पता है पैरासीटामोल, जो डेंगू में भी इस्तेमाल होता है और आपको कोविड में भी इस्तेमाल होती है, वो शॉर्ट है। उसके साथ साथ हमारी जो उसकी हार्ट की मेडिसिन है वो शॉर्ट है, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन शॉर्ट है। और उसके साथ साथ एक और चीज़ है जो अभी आपके नॉलेज में आ गई कि जो एनेस्थीसिया में मेडिसिन यूज होती है बेहोश करने के लिए, वो भी शॉर्ट है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है वो मैं आपको मुख्तसरन बता देता हूँ कि रीज़न वही है जो भी आप डिस्कस कर रहे थे कि तेज़ी से बढ़ रहा है। एक्चुअली जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज हैं अदर देन फार्मा, उनके पास तो एक प्रिविलेज है, वो जब चाहें अपनी प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं और जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ती है उनकी अपनी प्रोडक्ट की हिसाब से उसी रेशो से वो अपनी उस पर प्राइस इंक्रीज कर देते हैं। और हमारे पास जो फार्मा सेक्टर है ये खुद से हम प्राइस इंक्रीज नहीं कर सकते। ड्रैब इसकी प्राइस कंट्रोल करती है और उस ड्रैब की प्राइस के बाद होता ये है कि हम जब वो इसको अप्रूव करती है, अगर किसी वजह से वो हमें दे भी देती है प्राइस, तो फिर ये कैबिनेट में जाती है और प्राइम मिनिस्टर तक इन्वॉल्व होते हैं हमारी प्राइस इंक्रीज करने में। अच्छा, नॉर्मल हालात में तो ये चीज़ें नहीं थी। पिछले सालों में आपने देखा जिस तरह अभी इकॉनमी पे बात हो रही थी, इस तेज़ी से डॉलर बढ़ रहा है, इंक्रीज करती जा रही है, हमारी करेंसी डिवैल्यू हो रही है और डॉलर इंक्रीज करता जा रहा है। आप देखेंगे 1 साल पहले 160 रुपए का डॉलर था, आज 240 को टच कर गया। अच्छा, मैं यहाँ पे एक वजाहत कर दूं कि ये वो दवाएं शॉर्ट हैं जो लो प्राइस की थी, जो हाई प्राइस की थी उसमें मार्जिन था, आज भी वो मेडिसिन मार्केट में मौजूद है। अच्छा, लो प्राइस में जो मेडिसिन थी उसमें फॉर एग्जांपल एक मिसाल दे देता हूँ कि एक प्राइस मिली हुई हमें 100 रुपीज़ की और हम उसको 75 रुपीज़ की मार्केट करते थे। अच्छा, उसकी कास्ट थी हमारी 60 रुपीज़ या 65 रुपीज़, हमें 10 रुपये उसमें बच जाते थे। और अब इस वक्त उसी की कास्ट हमारी जो 100 रुपीज़ प्राइस मिली हुई है 130 पे चली गई। डॉलर के इंक्रीज होने की वजह से, इंटरनेशनली हमारे कोविड की वजह से रॉ मटेरियल भी इंक्रीज हुए, फ्रेट इंक्रीज हुए, पेट्रोल इंक्रीज हुआ, ये सारे इफेक्ट आए हमारे उस रॉ मटेरियल मंगवाने में। तो ये मल्टीपल चीजें आई। जब वो 130-140 पे चला गया हमारी कास्ट, जो कि 100 रुपए प्राइस मिली हुई थी, तो डेफिनेटली कोई भी इंडस्ट्री। लेकिन सर इसमें जो एक ह्यूमन एंगल है, जो इसमें लोगों की जरूरत है, उसको हम थोड़ा सा अगर समझें, और आप क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज को भी, तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं, चाहे वो बच्चों की अद्वियात हों, कैंसर की हों या खासतौर पर ब्लड प्रेशर की हों, और बहुत सारी ऐसी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जिनका मार्केट में अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होंगी इजीली और लोगों की पहुंच से दूर होंगी तो फिर तो ये तो लोगों की जान को खतरा है। तो ऐसे में ऐसे क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन की जानिब से खास तौर पर, और क्या आप लोगों ने मुतालबात कुछ सामने रखे हैं हुकूमत के, कुछ ऐसी बातचीत की जाए कि इसकी अवेलेबिलिटी यकीनी बनाई जाए मार्केट में? बड़ी अहम बात की आपने और बड़ा अहम नुक्ता उठाया है। हमारा इस सिलसिले में इजलास हुआ तमाम इंडस्ट्री का, जो हमारे मेंबरान हैं, और उसमें तमाम लोगों की भी यही राय है जो आपकी राय है कि वो दवा जो कि इस वक्त जान बचाने के काम आती है, जो इमरजेंसी में काम आती है, वो मार्केट से शॉर्ट किसी सूरत में ना हो। अच्छा, अब बड़ा सिंपल कि 95% हम लोकल प्रोड्यूस कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ा प्रिविलेज है पाकिस्तान के पास। तो दुनिया में तो 8-10-12 मुल्क हैं जिसपे एक कंट्री हमारा है जो लोकली प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा, इम्पोर्ट पे भी जो हमें प्राइसेस मिली हुई हैं, आप उसमें भी देख लें
कि जो इम्पोर्टेड मेडिसिन है उसमें भी जो प्राइसेस मिली है वहाँ भी कैपिंग है, वो खुद से इंक्रीज नहीं कर सकते, तो वो भी ज़ाहिर प्राइस बढ़ गई। और ज़्यादातर कैंसर की मेडिसिन हम इम्पोर्ट करते हैं, बेहोश करने वाली दवा इम्पोर्ट करते हैं, बाकी लोकल बनाते हैं। अच्छा, अब आपने जिस तरह फरमाया कि हमारा इजलास क्यों हुआ, उसी सिलसिले में मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ। रैब से हमारी मीटिंग है, सेक्रेटरी साहब से मीटिंग है और हेल्थ मिनिस्टर से हमारी मीटिंग है। यही बातें करने जा रहे हैं कि जी इसका कोई उपाय करें, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता इंडस्ट्री को इतना बड़ा लॉस हो गया, जो कि आपको मैंने अंदाजा बता दिया कि 30 to 40% हमें कॉस्ट अपनी पॉकेट से बेयर करनी पड़ रही है। अगर 30 to 40% कॉस्ट बेयर करेंगे तो इंडस्ट्री पे जब लोड आएगा तो इंडस्ट्री अल्टीमेटली बंद हो जाएगी। खुदा न खास्ता इंडस्ट्री बंद होती है तो जो दवा आज मार्केट में 70-80% अवेलेबल है, खुदा न खास्ता वो भी शॉर्ट हो जाएगी और हमें इम्पोर्ट पे जाना पड़ेगा। तो एक और प्रेशर आ जाएगा हमारे कंट्री पे, जो हमारा रेमिडेंस ऑलरेडी जा रहा है। अभी आप बात कर रहे थे पेट्रोल पे और एनर्जी पे, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रेशर आएगा। तो हम इसके लिए जा रहे हैं जी। और अच्छा, अब मंसूर साहब, ये तो सारे खतरात है जो हम देख रहे हैं, वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया है, ड्रैब तहकीकात कर रहा है, ये सब कुछ करने के बाद आप क्या समझते हैं इस पर जल्द से जल्द नतीजा क्या निकलना चाहिए ताकि ये मार्केट में अवेलेबल हो सके? जी, बहुत जल्द हम कोशिश कर रहे हैं और बिल्कुल आपने जल्द से जल्द जिस तरह फरमाया कि आज हमारे डायलॉग्स होने हैं रैब के साथ और सेक्रेटरी हेल्थ के साथ, तो इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि वो कम से कम वो प्रोडक्ट जो कि मार्केट में प्राइस लो प्राइस की हैं, जो हमें कॉस्ट 30-40% पॉकेट से पे कर रहे हैं, उसमें हमें एज अ स्पेशल केस फेवर करें और फौरी तौर पे देखें। ये इस वक्त जो इमरजेंसी है ना, ये पाकिस्तान में कभी नहीं आई। अचानक पिछले 1 साल में डॉलर जिस तरह इंक्रीज हुआ है ना, तो हर चीज में ये इफेक्ट आया। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि हम इसको एज अर्ली एज पॉसिबल सॉल्व करेंगे और ताकि हमारी वो कॉस्ट बेयर कर सके इंडस्ट्री उन प्रोडक्ट को जितनी जल्दी हो मार्केट में। बिल्कुल, हमें भी यही उम्मीद है। चेयरमैन पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन काजी मंसूर अहमद साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया सबसे आसान में, और जिस तरीके से आप भी फरमा रहे हैं और हम भी उम्मीद करते हैं कि ये मामला जल्द से जल्द हल हो जाए ताकि लोगों की जो जरूरत है खासतौर पर लाइफ सेविंग ड्रग्स के हवाले से वो पूरी हो सके। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते हैं, कुछ मजीद सेगमेंट्स हैं जो प्रोग्राम में शामिल करने हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान शाहजेब अहमद के साथ। और ब्रेक से पहले मैंने आपको कहा था, क्योंकि हम जिक्र कर रहे थे प्रोग्राम के आगाज़ में भी बारिशों का, जब बारिशें होती हैं कराची में तो पूरा शहर डूब जाता है, बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं और इन मसाइल का शिकार लोग इस साल नहीं हुए हर साल होते हैं और कई सालों से होते आ रहे हैं। लेकिन इसकी बड़ी वजह क्या है, बुनियादी वजह क्या है? हालांकि शहर में तकरीबन 64 के करीब बरसाती नाले मौजूद हैं। अब बारिशों के दौरान ये नाले भी कारगर साबित नहीं होते। उसकी वजह एक बड़ी ये है कि वहाँ पर जो इंक्रोचमेंट के मामलात हैं वो ठीक नहीं है। अब जो सारा कूड़ा है, जो सारा कचरा है, वो इन नालों में फंस जाता है, फिर उसको निकालने के चक्कर में, खैर ये बड़ा लंबा मामला है जो हमें समझ आती है बात की, कि वो नाले फिर ब्लॉक हो जाते हैं, वो बरसाती पानी जो है वो निकल नहीं पाता, निकासी आब नहीं हो पाती। तो ये जो सारा मामला है, इसमें अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया जाता है। उस पर अर्बन फ्लडिंग हो जाती है शहर में, उसके बाद इस पानी को निकालना शहर में इम्पॉसिबल हो जाता है, जो कि हम इस वक्त देख रहे हैं। कराची की सूरत हाल है मुख्तलिफ इलाकों की, जिसमें बहुत अच्छे इलाके भी हैं और कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां पर ऑलरेडी पानी इकट्ठा था। लेकिन वो इलाके जहां पर इस वक्त हम देख रहे हैं कि अर्बन प्लानिंग नहीं की गई, वहां पर कोई प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम्स हमारे नहीं है, जहां में निकासी आपका प्रॉपर सिस्टम नहीं है, तो ये पानी किस तरीके से निकलेगा? ये सारा मामला हमें समझना है कि हमें किस तरह की किस तरह के इकदाम हैं वो उठाने की जरूरत है ताकि हमारा जो कराची शहर है ये इस पानी से बच सके। लोगों के लिए ये बारिश जो है वो रहमत ही रहे, जहमत ना बने। तो इस पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया अर्बन प्लानर हैं यास्मीन लारी साहिबा, और आप सब लोग उनसे वाकिफ हैं, उनसे करेंगे। आर्किटेक्ट भी हैं वो और खासतौर पर एक एनजीओ भी रन कर रही हैं, उनसे हम बात करते हैं। आपको खुशामदीद कहेंगे यास्मीन साहिबा, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू शाहजेब, अस्सलाम वालेकुम। जी, तो आपने बिल्कुल बताया सही कि हालत बड़ी खराब। आपने हमें वक्त दिया और आपसे हम बहुत सारी बातें जानना चाह रहे हैं, आज पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि कराची के बारे में हम सब लोग बड़े कंसर्न्ड हैं। लेकिन आपसे मैं खास तौर पर आज ये जानना चाह रहा हूँ कि हम बरसाती नालों का जिक्र करते हैं, 64 के करीब बताए भी जाते हैं कराची में बरसाती नाले जो हैं वो फंक्शनल हैं या नहीं है। यास्मीन साहिबा, उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर बताइएगा आपके नज़दीक सबसे बड़ी बुनियादी वजह क्या है अर्बन फ्लडिंग की कराची में? देखिए, मसला ये वाला है कि हम बरसाती नालों की बात तो करते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि इससे लेके पानी हम समंदर में फेंक दें,
उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मसला जो सबसे बड़ा है वो ये वाला है कि हमने पूरे शहर को कंक्रीट पेवर से भर दिया है, जहाँ पे पानी बिल्कुल ज़मीन में जज्ब भी नहीं होता। और फिर बड़ी बड़ी इमारतें हम बनाते चले जा रहे हैं जहाँ से पानी मुसलसल सड़कों पे फेंका जा रहा है, और हर अमीर हो या गरीब वो सारा पानी अपना सड़क पे फेंकता है। तो सड़कों में फ्लडिंग क्यों नहीं होगी? इसका देखिए बड़ा आसान तरीका है जिसको हम एको अर्बनिज्म कहते हैं, जो नेचुरल तरीका है वो ये कि हम इस तरह से करें कि ग्राउंड पे तमाम पानी जो जज्ब होना शुरू हो जाए। अगर वो उस पर चला जाएगा तो फिर हमें समंदर में फेंकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो जो पानी है वो नीचे सैराब भी करेगा, आपकी प्लांटेशन भी ज्यादा होगी। और हर जगह हमें चाहिए कि हम पौधे लगा दें बहुत सारे, क्योंकि जब हम वो लगाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा माहौल की तबदीली आती है, उसमें हम कार्बन के एमिशन भी हम कम कर सकते हैं। ये तमाम मामला जो है, यहाँ छोटी सी बात मैं आपकी ये समझ रहा हूँ कि आप ये कहना चाह रही हैं कि ये इंडिविजुअली भी सबकी जिम्मेदारी है कि अपने घरों में कंक्रीट करने के बजाय, फर्श बनाने के बजाय आप लोग कच्चा रखें, वहां पर पौधे भी लगाएं, और मट्टी होगी तो पानी जज्ब हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसका तरीका ये है शादे बेटा कि वहां पर आप एक्वाफर वेल्स बनाएं या आप टैंक्स बनाएं जिसमें पानी आप स्टोर भी करें। और एक्वाफर वेल्स जो होते हैं वो तकरीबन 8 फुट डीप होते हैं। उसमें पानी जो है उसमें आप बोल्डर्स डालते हैं, पत्थर डालते हैं, उसमें पानी फिल्टर होकर जमीन में चला जाता है। वो वेल्स अगर आप बना देंगे तो पानी आपका कहीं और नहीं जाएगा, वो आपकी जमीन में जाएगा, उसको जरखेज करेगा। क्योंकि अभी जो मसला आपका है वो ये वाला है कि शहर में सब्जा इसलिए नहीं उगता क्योंकि पानी हमने बिल्कुल जाने नहीं दिया ना जमीन के अंदर। मतलब जब आपकी पेवमेंट हर जगह हो, आपकी सड़कें हर जगह बनी हो, बड़ी बड़ी इमारतें आपकी बनी हो, तो वो कैसे जो है कंक्रीट तो नहीं अब्जॉर्ब करता कुछ भी पानी। मेरा ख्याल है कि कंक्रीट का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। मैंने अभी जो राहगुजर बनाई उसके अंदर मैंने टेराकोटा की पेवमेंट बनाई है। टेराकोटा इज समथिंग जो अर्थ की बनती है, और मेरे मकली की खवातीन जो पहले बेगर्स थी वो बनाती हैं, और उन्होंने जो बनाई है उसमें पानी हमारा पूरा जज्ब हो गया। जैसे बारिश गिरती है वो जज्ब हो जाता है। फिर एक्वाफर वेल्स हैं उसके अंदर पानी। अच्छा, ये राहगुजर के बारे में मैं आपसे जानना चाह रहा था, इसका थोड़ा सा बताइएगा, ये क्या सिस्टम है, ये किस तरीके से फंक्शन करता है? देखिए बात यह है कि बहुत सारे माहौल के बारे में चीज़ें हमें करनी है ना, सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि हम कैसे कम करें एमिशंस को, कैसे हम जो अभी अर्बन हीट आइलैंड अभी बनेंगे उनको भी हम कम करें। तो यहाँ मैंने ये किया कि एक 400 फुट लंबी सड़क है कॉल्ड मेरियट रोड, उसको मैंने ले लिया और उसको मैंने पेडेस्ट्रियन करवा दिया। वहाँ पे कोई गाड़ी अब नहीं आती है, गाड़ियाँ बाहर जाती हैं और वो अब चलने की जगह हो गई है। फिर मैंने वहाँ पे इसको कॉल्ड जीरो कार्बन स्ट्रीट, और आपके मीडिया ने इसको डब किया जीरो कार्बन, क्योंकि वहाँ पे कोई भी अब कंक्रीट और स्टील का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं है। तो उसमें मैंने कोई 4 फॉरेस्ट लगाए हैं जिसमें तकरीबन 600 दरख्त लगे हैं। उनसे भी तमाम आबो हवा जो है बहुत ही बेहतर हो गई है। क्योंकि मेरा ख्याल है कम अज कम 3 डिग्री का फर्क है बाहर से, जो बाहर इलाके हैं वहाँ से, और सारी मेरी केबल्स अंदर चली गई हैं। वहाँ पे कोई विजुअल पोल्यूशन नहीं है, वहाँ कोई और पोल्यूशन नहीं है, पूरी हवा माहौल पूरा बदल गया है। तो ये मैंने दिखा दिया है कि एक्वाफर वेल्स, पोरस पेवमेंट्स, जीरो कार्बन मटेरियल्स लाइक टेराकोटा, नॉट स्टील एंड कंक्रीट एट ऑल। ये अगर आप करेंगे और सही तरीके से करेंगे तो आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वहाँ पे आप देखें चारों तरफ पानी। ये राहगुजर आपका जो मॉडल है, आप क्या समझती हैं इस पर इम्प्लीमेंट करके ये सारा मामला ठीक हो सकता है अर्बन फ्लडिंग का? मेरा ख्याल तो आपका शहर इतना खूबसूरत हो जाएगा, क्योंकि जैसे आपने बात की अभी, अगर हम गलियों में देखिए 9 में 15% ग्रीन स्पेसेस होती हैं शहर में, आपके पास सिर्फ 2.5% है। फिर आपकी जो सड़कें हैं वो 30% होती हैं, आपके पास तकरीबन 45% है। तो हमने सड़कों का जाल बिछा दिया, वो किस लिए? गरीब के पास तो है नहीं गाड़ी के वो जाएगा। तो जहाँ जहाँ पेडेस्ट्रियन एरियाज हैं, जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं, उनको तो हम बिल्कुल खूबसूरत इसी तरह से कर दें कि लैंडस्केप करें, दरख्त लगाएं। और दरख्त अर्बन फॉरेस्ट इज अ वेरी गुड थिंग, मगर वो अलग अलग नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल सड़कों के बीच में हो। जब वो बीच में होगा तो उससे पूरा माहौल बदल जाता है। हमें अब तरीके ऐसे करने हैं कि कम कॉस्ट में, और हर कोई भी कर सकता है, अपने घरों में अपना पानी संभालें। हम तैयार हैं तमाम ड्राइंग्स देने को, सब चीज़ करने के लिए। जो करना चाहता है, आई एम हैप्पी टू प्रोवाइड द असिस्टेंस, क्योंकि ये शहर का इतना बड़ा गंभीर मामला है कि अगर हमने इसको ठीक नहीं किया तो ये शहर बिल्कुल मतलब डूब ही गया है ना, और भी खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात देखिए ये है कि हम, मैं तो चाह रहा हूँ आप ये सारे, ये जो खासतौर पर राहगुजर की जब हम बात कर रहे हैं तो ये तो हुकूमत को जो है ना बताना चाहिए कि प्लीज़ इस पे इम्प्लीमेंट कर लें, और हमारी जो गलियां हैं वो वाकई इतनी साफ़ भी हो जाएं, इको फ्रेंडली भी हो जाएं, और पानी भी हमारा जो है वो किसी गली में इकट्ठा ना हो। मैम, आप समझती हैं कि वाटर रिजर्वायर्स भी एक ऑप्शन है हमारे पास, इस तरीके से बनाए जाएँ कि ये जो बारिश का पानी है इसको हम रीयूज़ भी कर सकें और इसको स्टोर भी कर सकें? कोई ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं जिसपे कोई बड़े स्केल पर गवर्नमेंट स्टेप ले सके?
देखिए, एक तो ये है कि जो हमारे पार्क्स हैं, बड़ी बड़ी खुली जगह हैं, उनमें हम टैंक्स बना दें, या जिसको कि हम कहते हैं वेटलैंड्स बना दें, जिसमें पानी जमा हो और उसमें चीज़ें हों, उसमें परिंदे आए वगैरह वगैरह। क्योंकि कोई वजह नहीं है कि जो बड़े पार्क्स हैं उसके अंदर हम पानी को स्टोर ना करें। क्योंकि देखिए अभी क्या हो रहा है कि आपका मैक्सिमम पानी आप फेंक रहे हैं, अगर वही आपके इस्तेमाल में आएगा तो जो आपका कहत है पानी का वो भी दूर है। तो लिहाजा एक तो इंडिविजुअली हमें स्टोर करना होगा। बड़ी बड़ी इमारतों के अंदर पानी जो जिसको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, बड़ा ये कॉमन वो है, टर्म है, इसको किया जाए कि हर अपना पानी संभाल ले, जो है उसके बाद में इस्तेमाल भी करे। तो आप बड़े बड़े पार्क में डाल सकते हैं। फिर आपको चाहिए कि पूरे इलाके में, पूरे शहर में देखें कौन से इलाके हैं जो कि डिप्रेशन में हैं, और वहां पर फिर हम देखें कि किस तरह से पानी को जमा कर सकते हैं, वहाँ रिजर्वायर्स बनाए हम, ताकि पानी को हम डायरेक्ट करें इनटू द सॉइल, नॉट इनटू द सी। क्योंकि मसला ये वाला है, जब आप सी में डालते हैं तो किसी का काम का नहीं है ना, और फ्लडिंग आपकी अलग हो रही है। अगर हर जगह पे हम ये देख लें कहाँ कहाँ जगह उसमें पानी हम वहाँ स्टोर कर दें, चाहे वेटलैंड बना दें, चाहे टैंक्स बना दें, चाहे गलियों को हम ऐसा कर दें कि पर्कुलेट करें। आपको पता है अभी जो ये बनाया है वर्ल्ड बैंक की मदद से बना है ये पीपल स्क्वायर, वो आपको पता है कि 70,000 स्क्वायर फीट का एरिया है, और ये कह रहे हैं कि 2 मंजिल पे है तो 140,000 है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर अगर 8 इंच की बारिश हुई है एक दिन के अंदर, तो वहाँ तकरीबन मेरे ख्याल 90,000 गैलन के करीब पानी जो है वहाँ से निकला है। अब सवाल ये, वो सारा पानी जो आपकी सड़कों पे आया ना, वहाँ पे क्यों नहीं स्टोरेज की जगह है? ये तो अभी बनी थी चीज। Why are we looking at all this? अभी उनका उस सारे पानी को हम जाया करें। अच्छा मैम, एक बात जरूर बताइएगा, हम जिस तरीके से देख रहे हैं ना अब, क्योंकि एग्जिस्टिंग सिस्टम जो हमारा है ऑलरेडी, अगर मैं उसकी थोड़ी सी बात करूं, ये सारे सिस्टम पे इंप्लीमेंट होना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन जो एग्जिस्टिंग हमारा सिस्टम है, खासतौर पर जब हम कराची की बात करते हैं, बरसाती नाले देखते हैं, तो छोटे नालों के जरिए बड़े नालों तक पानी जाता है, बारिश का पानी। लेकिन प्रॉब्लम यह कि वो तमाम छोटे नाले कूड़े से, गंद से, कचरे से भर जाते हैं। जो लोग हैं वही अपना कचरा उन्हीं नालों में फेंक रहे होते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं, और वो फिर जो पानी है वो इन छोटे इलाकों में इकट्ठा हो जाता है, जो कि बड़े नालों में नहीं जा पाता। आप समझती हैं कि सबसे पहले तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम है इसको ही थोड़ा बेहतर कर लें, तब भी हम अर्बन फ्लडिंग से बच सकते हैं? मेरा ख्याल है कि नालों को बजाय नालों के इस्तेमाल करने के लिए वी शुड यूज देम एज डिचेस फॉर पर्कुलेटिंग वाटर इनटू द सॉइल। इसका मतलब है कि जो ग्राउंड है, उसका जो बेस है, उसको हम कंक्रीट से निकाल दें वहाँ से, और उसको हम इतना कर दें कि ज़मीन में पानी जाए, और वहाँ पर हम दरख्त लगा दें। आपका इतना पानी जो आप अभी फेंक रहे हैं वो सारा आपका, ये सारे नाले आपके शहर को खूबसूरत भी करेंगे। वहाँ आपको चाहिए कि डिचेस बनाएं, उसके अंदर हम ये एक्वाफर वेल्स बना दें, और फिर हम दरख्त बहुत सारे लगा दें। आपका पूरा माहौल बदल जाएगा, और फिर जो लोग कचरा फेंकते हैं वो भी नहीं फेंकेंगे। क्योंकि मैंने देखा रागुजर में जो दुकानदार थे जो रोज कचरा अपना बाहर फेंकते थे, आज एक भी नहीं फेंकता है, बिकॉज लोगों को बेहतर माहौल चाहिए। पूरा मिजाज बदल जाता है लोगों का, और जितनी हम ज्यादा ब्रूटलिस्टिक चीजें करेंगे, जितनी हम कॉन्क्रीट इस्तेमाल करेंगे, हम लोगों का मिजाज जो है वो वायलेंस की तरफ ले जा रहे हैं, और जितनी मुसीबतें होंगी शहर में रहने के लिए, और ज्यादा वायलेंस होगा। और हमें ये भी देखना है कि गरीब इलाकों के लिए क्या करना है। गरीब इलाकों के लिए सवाल ये पैदा होता है कि वहां पर तो कुछ भी नहीं है ना, लेकिन वहां पर भी अगर हम वेल्स बना देंगे तो उनका पानी वहीं चला जाएगा। देखिए, हमें शहर को डिवाइड करना है डिफरेंट सेक्शंस टू डील विद व्हाट प्रॉब्लम। जो आपका अमीर इलाके हैं वहां भी पानी इतना जमा, आई मीन कैन यू इमेजिन कि डिफेंस में 300 घर खाली करने पड़े। आई मीन ये कोई बात है भला? ये कैसा तरीका है? बिल्कुल ऐसे ही पानी अमीरों का जा रहा है। बिल्कुल 3 दिन गुजरने के बावजूद यास्मीन साहिबा अभी तक इन इलाकों से पानी नहीं निकला है। खैर, ये जितने आपने हमें प्रैक्टिकल करके दिखाया कि ये तरीके अपनाए जा सकते हैं, मेरे ख्याल में इस पर हुकूमत को भी सोचना चाहिए, और इनको ये देखना चाहिए कि क्या तरीक़ेकार ऐसा अपनाया जाए कि अर्बन फ्लडिंग से इस शहर को बचाया जाए, और खूबसूरत भी बनाया जाए, इको फ्रेंडली बनाया जाए, दरख्त भी ज़्यादा प्लांट होंगे, हर तरीके से एक विन विन सिचुएशन होगी। थैंक यू वेरी मच यास्मीन साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया, और इस पूरे मामले पर हमें जिस बेहतरीन तरीके से समझाया है, मेरे ख्याल में ये हमारी हुकूमत भी समझ सके, और समझने के बाद इस पर इंप्लीमेंट भी कर सके तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके इस शो में। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बारिशें हो रही हैं, और इन बारिशों में हम कोशिश करते हैं कि अर्बन फ्लडिंग जो हम हर साल देखते हैं, क्योंकि शहरी इससे बड़े परेशान होते हैं, गाड़ियाँ आप बाहर नहीं निकाल सकते, मोटरसाइकिल पर आप बाहर सफ़र नहीं कर सकते। सिर्फ एक परेशानी ये होती है कि जब आप बाहर निकलें तो इलेक्ट्रोक्यूट होने का प्रॉब्लम आ जाता है, फिर उसके बाद ये प्रॉब्लम आता है आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी, आप बाहर जाएं कैसे? लोगों ने दफातर जाना है, अपने काम पे जाना है, सब कुछ लोगों ने करना है। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं अर्बन फ्लडिंग की, तो उसमें एक शख्स ऐसा भी था जिनके पास, हम अक्सर मूवीज में देखते हैं कि कैसी गाड़ी हो जो कि सड़क पे भी चले और जब पानी हो तो पानी में भी तैरे,
लेकिन ये गाड़ियां हमने देखी तो हैं, प्रैक्टिकली भी देखी हैं। बहुत सारी ऐसी गाड़ियां मौजूद हैं इनको एम्फीबियस कार कहा जाता है। ये बड़ी पुरानी गाड़ियां हैं और ये गाड़ियों के अंदर ये खासियत होती है कि ये पानी के अंदर भी तैर सकती हैं, इनके पानी के ऊपर भी तैर सकती हैं और सड़क पर भी चल सकती हैं। तो कराची में ऐसी एक गाड़ी अगर देखी गई तो हम सब लोग हैरान भी हुए, ये किसकी गाड़ी है, ये कौन शख्स है जो कराची में ये गाड़ी लेकर घूम रहा है। और अगर वाकई ये गाड़ी है कराची में तो मेरे ख्याल में सबको ये गाड़ियां खरीद लेनी चाहिए जो इस कराची की सिचुएशन है। तो जिनका हम जिक्र कर रहे हैं ये रजी नैयर साहब हैं मोटर क्लब पाकिस्तान से, और जो गाड़ी हम आपको बता रहे हैं और दिखा रहे हैं ये भी 1960 की गाड़ी है, कोई लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी नहीं है। तो इतनी पुरानी गाड़ी ये किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, उनसे ही बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये फंक्शन कैसे करती है पाकिस्तान में। क्या ये वाहिद शख्स है जिनके पास ये गाड़ी है, और अगर वाहिद शख्स है तो प्लीज ये सबको गाड़ियां ये मंगवा के देंगे, बड़ी जरूरी है। हमारे स्टूडियो में मौजूद है नैयर रजी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक है, आप खैरियत से? खैरियत से। सर हमें तो वैसे देख के बड़ी खुशी हुई है अगर ये गाड़ी वाकई अवेलेबल है, लेकिन थोड़ा सा हमें जरा बताएं ये एम्फीबियस कार है क्या? एम्फीबियस कार जी, थैंक यू वेरी मच, आपने इस फोरम पर मुझे बुलाया। आई वुड लाइक टू, मैं बुनियादी तौर पर जी मुझे बहुत शौक है मैं क्लासिक और विंटेज कार्स का, और यू कैन से आई एम ए कलेक्टर। तो मैंने जब ये गाड़ी के बारे में पहली दफ़ा पढ़ा तो इट वाज माय चाइल्डहुड। मैंने बहुत सारा ऑटोमोबाइल्स के बारे में शौक है, हेनरी फोर्ड मुझे बहुत पसंद है। इस गाड़ी के बारे में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जो प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन थे यूनाइटेड स्टेट्स के, और वो पाकिस्तान से ज़रा एफिलेटेड थे। तो अयूब खान के दौर में एक दफ़ा आए तो उनके एक ऊँट वाले से तो दोस्ती भी हुई कराची में, जो बड़ी मीडिया पे आई, मशहूर हुई। तो मैंने जब प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन के बारे में पढ़ना शुरू किया तो उनके पास ये गाड़ी, दो गाड़ियाँ हुआ करती थी इनफैक्ट, जो उन्होंने जो है वो अपने यानी प्रेसिडेंट हाउस में रखी होती थी। और इन गाड़ियों पर वो साथ ही वहाँ पे कैंप डेविड की लेक भी है, स्वीट वाटर लेक्स हैं बहुत ज़्यादा यूएसए में, और वो इस पे फॉरेन डिग्निटरीज जो उनके गेस्ट होते थे उनको बिठा के ही यूज्ड टू स्केयर देम। अच्छा। और कैंप डेविड की लेक के पास ले गए और कि मेरी ब्रेक्स फेल हो गई। तो मुझे वो बस वो उनके बारे में वो पढ़ने से ये शौक पैदा हुआ। और कराची में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ही इज़ ऑल्सो विंटेज कार एंड क्लासिक कार कलेक्टर, इमाद समद। अच्छा। उनके पास ये गाड़ी थी और हम खासे पुराने दोस्त हैं। तो उन्होंने मेरा ख्वाहिश और इंटरेस्ट को देखते हुए आई बिलीव इन 2011 उन्होंने कहा कि अगर आप ये ख़रीदना चाह रहे हैं तो वी आर आप ये ले सकते हैं। तो मैंने उनसे गाड़ी तो ख़रीद ली। अब उस वक्त गाड़ी की कंडीशन इतनी अच्छी थी नहीं और रोड वर्दी थी, चलती थी, आज भी रोड वर्दी है, चलती है। उसमें थोड़ा सा जो है उसको बिल्कुल सी वर्दी या वाटरले करने के लिए। ये गाड़ी है कहाँ की, किस मुल्क में मैन्युफैक्चर हुई, पाकिस्तान में कौन लेके आया, और क्या पाकिस्तान में इस गाड़ी के अलावा अभी ये और हैं गाड़ियाँ ऐसी अवेलेबल? मेरी इंफॉर्मेशन में शायद सर्वाइविंग गाड़ी तो मेरे पास ही है, और गालिबन एक और भी है, लेकिन आई एम नॉट श्योर। लेकिन सर्वाइविंग गाड़ी सिर्फ मेरे पास ही। ये 1966 मॉडल की कार है मेरे, और इसका बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपको पस मंजर बताऊंगा। इसके जो इन्वेंटर थे, ही वाज अ जर्मन इंजीनियर। अच्छा। तो उनका नाम था हैंस ट्रिपल। अच्छा। और होल ऑफ हिज लाइफ उन्होंने ये कोशिश की कि इस गाड़ी एम्फीबियस कार की इन्वेंशन की जाए फॉर द कॉमन पब्लिक, क्योंकि एम्फीबियस कार जो है वो आर्मी के रोल में या जंगी बुनियादों पर तो थी, फॉक्सवैगन ने भी बनाई और भी आम लोगों के लिए, लेकिन आम लोगों के लिए गाड़ी नहीं थी। तो उन्होंने 1934 से ये एफर्ट शुरू की अपनी DKW को एम्फीबियस कार में कन्वर्ट किया, और अनफॉर्चुनेटली वो गाड़ी डूब गई एक दिन। और लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी एंड उन्होंने फिर कुछ इन्वेस्टर्स और मिला के और अपनी सारी लाइफ की सेविंग्स लगा के 1961 ही वाज फाइनली एबल टू लॉन्च दिस कार, और इसका नाम है एम्फी कार है, यानी एम्फीबियस का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है। और एम्फी कार 770 इसे कहते हैं। 7 मीन्स कि ये 7 मील की स्पीड, यानी अबाउट 12 किलोमीटर, 13 किलोमीटर ये पानी पे मेंटेन करती है। अच्छा। और 770 जिसका मॉडल है, 70 माइल्स ये हाईवे पे यानी रोड पे मेंटेन कर सकती है स्पीड। अभी आपने 120 किलोमीटर कराची में इस्तेमाल की? जी, मैंने कराची में इस्तेमाल की। बारिशों में मुझसे पहले वाले ओनर अमाद साहब ने भी इस्तेमाल की। मैंने इस्तेमाल इसलिए नहीं की कि ये अभी प्रॉपर सी वर्दी नहीं है। लेकिन 2020 की जो डेवस्टेटिंग किस्म की बारिशें हुई उस पर मैंने ये फैसला किया कि मेरा ये शौक
तो है ही है, लेकिन ज़रूरत ईजाद की माँ, तो इसको ज़रूरत बन चुकी है इसको ये अब चूंकि ज़रूरत बन चुकी है तो मैंने इसको रिस्टोर करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड लॉकडाउन और ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इसका सामान सिर्फ यूएस में मिलता है, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ 70-80% जो इसकी गाड़ियों का रहा था कि विंटेज कार्स ही, क्लासिक कार्स, जितने शॉकिंग लोग हैं, हमारा एक राब्ता रहा है करीम छापड़ा साहब से, अगर आप उनसे बात करें। जी बिल्कुल दोस्त, तो उनसे हमारी मुलाकात रहती है अक्सर गाड़ियों के हवाले से भी। तो हम देखते हैं इनको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल काम होता है। जैसे आप इसका जिक्र कर रहे हैं कि इसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते, तो ये तो पॉसिबल आपके लिए कैसे है कि आप इस गाड़ी को मेंटेन रखें और ऐसा रखें कि जब जरूरत पड़े तो आप इसको इस्तेमाल भी कर सकें? जी ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया है। एक्चुअली जी ये जो विंटेज और क्लासिक कार्स है ना, ये ना खत्म होने वाला जो है वो काम है और शौक है, और हमें भी ये शौक जो है वो बचपन से है, और हमारी एक दोस्तों की कम्युनिटी है, तो हम आपस में एक दूसरे को हेल्प आउट भी करते हैं। मोहसिन इकराम साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, जैसे आप टूरिज्म के लिए बड़ा काम कर रहे हैं खास तौर पर। जैसे आप मेरा जो क्लब है मोटर क्लब ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का पहला क्लब है जो पीटीडीसी से एफिलिएटेड है। अच्छा, हमने पाकिस्तान की पहली इंटरनेशनल ड्राइव भी की to portray a country's safe and positive image beyond its border by carrying its national flag on our cars। अच्छा, क्योंकि ये गाड़ियाँ अटेंशन जो है वो ग्रैब करती हैं, बिल्कुल करती हैं, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। और हमने कोई ईरान के और टर्की के 27 सिटीज़ को कवर किया, और कराची से इस्तांबुल तक हमने इन गाड़ियों पर सफ़र किया। तो कितनी कोई गाड़ियाँ थी ये सारी? ये जी 5 गाड़ियाँ थी और 2 मोटरसाइकिल थे। अच्छा। पाकिस्तान से, फिर ईरान से हमारे साथ को 12 गाड़ियाँ मिली, फिर हमारे साथ जो है वो तेहरान से अगेन 5 मिली। तो बाय द टाइम वी रीच टर्की तो 15 गाड़ियाँ थी। फिर बॉर्डर पे टर्की जो हमारे टर्किश दोस्त हैं वो भी हमें लेने आए, तो फिर हमने रूजरम, अर्जनजान, अंकरा एंड इस्तांबुल तक जाके ये ड्राइव तो यूरोप में आगे भी ट्रैवल किया था? नहीं, यूरोप में आगे नहीं किया, चूंकि हमारी ड्राइव की डेस्टिनेशन सिर्फ हमें टर्की था। और टर्की में भी हमने, आप देखेंगे, 2 कॉन्टिनेंट्स को और 27 इंटरनेशनल सिटीज़ को कवर किया। लेकिन अब हमारा जो है वो यूरोप का प्लान है, और एज सून एज दिस कोविड रिस्ट्रिक्शंस जो है ना अच्छा सर, आप काम कर रहे हैं खास तौर पर, बड़ा ज़रूरी है सब पाकिस्तान की सयाहत को फ़रोग देना भी बहुत ज़रूरी है। और इस तरीके से जब ये विंटेज कार्स निकलती हैं तो ज़ाहिर है जब पाकिस्तान का झंडा मुख्तलिफ ममालिक में लहराता है तो फिर एक प्रमोशन भी मिलती है आपके मुल्क को भी, कि आपका एक पीसफुल मुल्क है जहाँ पर आप आ सकते हैं, और बहुत सारा टूरिज्म यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। सर, मोटर क्लब पाकिस्तान की खास तौर पर अगर हम बात करें, मोटर क्लब पाकिस्तान क्या काम कर रहा है इस वक्त पाकिस्तान के टूरिज्म को बेहतर बनाने के लिए? देखिए, मोटर क्लब जो मैंने 2015 में फॉर्म किया विद अ सिंगल ऑब्जेक्टिव टू पोर्ट्रे कंट्री सेफ एंड पॉजिटिव इमेज एंड टू रिवाइव कंट्रीज लॉस्ट और ऑलमोस्ट डाइड टूरिज्म। तो हमारी इस हिस्टोरिक ड्राइव टू टर्की करने की वजह से पाकिस्तान में टूरिज्म रिवाइव हुआ है। ना सिर्फ आप देखें कि, और इससे पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं वो टूरिज्म के बारे में बहुत अच्छी थी। उन्होंने ऑनलाइन वीज़ा भी शुरू किया, और उसकी वजह से और हमारी इस ड्राइव की वजह से और कंट्री में एक पीस और सेफ्टी की वजह से बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो आए। और आई बिलीव पाकिस्तान जो है नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन, टॉप 10 टूरिस्ट डेस्टिनेशन की लिस्ट में आया। यही हमारा ऑब्जेक्टिव है मोटर क्लब ऑफ पाकिस्तान का। और हम एक इंटरनेशनल ऑल्टरनेट ईयर पे एक इंटरनेशनल ड्राइव करते हैं, और हम एक लोकल समर जैम ड्राइव करते हैं, और हम एक फ्रीडम ड्राइव भी करते हैं 14 अगस्त को। अपनी इन स्पोर्ट्स विंटेज एक्सक्लूसिव एंड स्पोर्ट्स कार्स के ऊपर। ठीक है। तो मोटर क्लब चूंकि इज अ लार्जर फॉरम, तो हम इस पे स्पोर्ट्स कार्स को भी वेलकम करते हैं, हम इस पे ऑफ रोड व्हीकल्स को भी, वेलकम बाइक्स को भी करते हैं। जी, मैं अक्सर ये करीम छापड़ा साहब से भी बात करता हूँ कि ये जो गाड़ियां हैं ना, इनको कराची में संभालना बड़ा मुश्किल काम है। जैसी हमारी सड़कें हैं, इनको लेकर निकलना, मेंटेन रखना, ये सब कुछ करना बड़ा मुश्किल है। ये सब कुछ, तो आप क्या जब गाड़ियां सड़कों पर निकालते हैं, खासतौर पर ये गाड़ियां, एक तो कितनी मुश्किलात होती हैं, सेकेंडली आपके मेरे ख्याल में आपने पाकिस्तान में कोई इलेक्ट्रिक कार भी मुतारिफ कराई है, उसके बारे में जानना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक कार्स का फ्यूचर क्या है? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लकीली मैं इंजीनियर हूँ, और जो मेरा कोर बिजनेस है टीम नैयर, हम लोग बॉडी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो टीसीएस और सिंध पुलिस और ये आपने सारी गाड़ियाँ देखी होंगी डॉन ब्रेड की, तो वी आर द कोच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो हमारे पास हमारे पास कंप्लीट टेक्निकल और मेंटेनेंस का स्टाफ है, स्पेशली जो बीइंग अ कोच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और मैकेनिकल। तो हमारा अपना चूँकि डिवीजन है, तो मेरे लिए ये गाड़ियाँ जो है वो मेंटेन करनी बहुत आसान है। बल्कि मैं दोस्तों को हम ये सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं मोटर क्लब पे,
इन गाड़ियों को रिस्टोर किया जाए। और अब एम्फी कार अब हमारी जो है वो इसी रेस्टोरेशन में लगी हुई है। इंशाल्लाह इस मंथ से हम उसकी रेस्टोरेशन शुरू कर देंगे और उसको बिल्कुल एक ब्रांड न्यू गाड़ी की तरह से नेक्स्ट मानसून में इंशाल्लाह हम आपको दावत देंगे कि आप हमें उस गाड़ी में घूमते हुए कवर भी करें और हमारे नाजरीन को भी दिखाएं। जरूर जरूर, बिकॉज द ब्यूटी ऑफ दैट कार इज कि आप बारिश हो रही हो, तूफान हो, 2 फुट पानी है सड़क पे या 5 फुट पानी है, दोबारा बारिश ना हो कराची में। नहीं देखिए जी, मैंने 2020 की बारिश से पहले भी बहुत हुई बारिशें, लेकिन 2020 की बारिशें बहुत जबरदस्त बारिशें थी और मैं आई सपोज टू लिव इन डिफेंस। तो मैंने पहला स्टेप तो ये किया कि मैंने बहरिया शिफ्ट कर लिया और अभी भी मैं आपके पास जब बहरिया से आ रहा हूँ और बड़ा ट्रैफिक जाम था जी, तो बात होगी। तो गाड़ी ये है कि अब इंशाल्लाह हमारी अपनी चूंकि रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी है तो वो बड़ा अच्छा, और मुझे इस गाड़ी के बारे में बड़ी इससे मेरी एफिलिएशन भी है और मेरी कलेक्शन में माशाल्लाह से मैंने कभी काउंट नहीं की, लेकिन 30-40 गाड़ियां हैं मेरे पास। अच्छा। और इसको हम इंशाल्लाह स्टोर करें। अब आते हैं इलेक्ट्रिक कार की तरफ। तो हमने कराची में जी देखें ये प्रॉब्लम सारा अर्बन फ्लडिंग का इसलिए हुआ है कि प्लानिंग नहीं है, और दूसरा हमारे यहाँ ये कि हमें ट्रैफिक और इन चीज़ों का भी बहुत इशू है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, नो डाउट, और मास ट्रांसपोर्ट कराची में बिल्कुल नहीं है और उसकी बड़ी अशद ज़रूरत है सर को, रेलवे की भी या मेट्रो बसेस की, इन सब चीज़ों की। अब मैं देख रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने स्टेप लिया ये पीपल्स बस सर्विस वाला, ये सस्टेनेबल रहे जी, अल्लाह करे कि सस्टेनेबल भी रहे। और हमने इसको कवर करने के लिए जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा इशू है स्पेशली कराची में, और मेरी कंपनी ने हमने कल ही साइड कार लॉन्च की है। अच्छा, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर उसका कोई मोटरसाइकिल कार जिसे कहा जा रहा है, इट्स अ मोटरसाइकिल के साथ एक छोटी सी कार है, स्मॉल लगाने वाली। हमारा नैयर मोटर कंपनी का पेज है और नैयर मोटर कंपनी का भी मैं आपसे तारुफ कराऊंगा। हमने लास्ट ईयर ये कंपनी फॉर्म की थी विद अ सिंगल विजन टू सर्व द लेस प्रिविलेज पीपल ऑफ द पाकिस्तान एंड द कॉमन मैन ऑफ द पाकिस्तान। तो हमने 2 व्हीलर मोटरसाइकिल्स पे बहुत ज़्यादा हादसा होते हैं। अनफॉर्चुनेटली माई मदर इन लॉ डाइड इन अ ट्रेजिक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट, और वो भी एक इंस्पिरेशन थी। मेरी वाइफ उस वक्त 2-2.5 साल की थी जस्ट, तो वो मोटरसाइकिल पे मैं लोगों को देख के बहुत डरता था कि 3-4 लोग आपने देखा होगा कि बैठे हुए हैं और वो उस पर बड़ा खौफ आता है कि अगर देखें 2 से 3 लोग हों तो उसको पुलिस रोकती है, लेकिन 4 बच्चे आगे, 2 बच्चे आगे बैठे हुए हैं, 2 दरमियान में बैठे हुए हैं, क्या करें, उसको पुलिस भी नहीं रोकती और उन्होंने कोई हेलमेट भी नहीं पहना होता। तो मुझे उससे बड़ा मैं हॉरिफाइड होता। तो साइड कार जो हमने बनाई है वो उस क्लास, उस फैमिली को एड्रेस करने के लिए बनाई कि वो 2 व्हील से 3 व्हील कार में कन्वर्ट कर देती हैं और एटलीस्ट वो गिरने से बचते हैं। जो कि देखें जो लॉस ऑफ लाइफ होता है ना, वो हेड इंजरी से होता है, मोटरसाइकिल से गिरने से। टाइम की थोड़ी सी किल्लत है, लाइफ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सर थैंक यू वेरी मच नैयर रज़ी साहब, हमने ज्वाइन किया आपने और इस पर डिटेल में बात भी हो गई। बहुत सारी बातें अभी और भी करनी है, हम बड़े थैंकफुल हैं इनके लिए। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते हैं, पे और मौज़ूआत भी शामिल करेंगे। क्रिकेट में बात मैं करना चाह रहा हूं क्योंकि क्रिकेट इस वक्त एक ऐसा मौजू है, एक मैच ऐसे फंसा हुआ है, एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा टारगेट है हमारे आगे, पाकिस्तानी टीम के आगे। और जब बाबर आजम अभी खड़े हों तो हमारी उम्मीदें वैसी कायम रहती हैं, लेकिन हमें उम्मीद बाकी तमाम प्लेयर से भी है कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, कोशिश करेंगे कि इस टारगेट को अचीव कर लें। क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं, गॉल टेस्ट इस वक्त जारी है। श्रीलंकन टीम ने पाकिस्तान को पहाड़ जैसा तकरीबन एक हदफ दिया है जो कि 508 रन का हदफ है। पाकिस्तान इसके ताकुब में पूरी जान लड़ा रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है और बड़ी एग्रेसिव हम देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस इस वक्त जारी है पाकिस्तान की बैटिंग में। अगर थोड़ी सी हम बात करें, अब्दुल्ला शफीक ने 16 रन बनाए थे, इमामुल हक ने 49 बनाए थे, उसके बाद बाबर आजम अभी क्रीज पर मौजूद हैं, रिजवान भी खेल रहे हैं और दोनों कोशिश कर रहे हैं कि ये जो टारगेट है इसको अचीव किया जाए।
इसके साथ साथ बाबर की अब अभी अभी जो खबर है वो ये कि बाबर की 50 हो चुकी है, तो हाफ सेंचुरी उनकी हो चुकी है। इस पर बाबर को बहुत बहुत मुबारकबाद, और हम उम्मीद करते हैं बाबर आगे सेंचुरी भी करें, डबल सेंचुरी भी करें। तो ये हम देख रहे हैं पूरी सिचुएशन है, लेकिन क्या पाकिस्तान ये हदफ हासिल कर सकेगा? क्या हमारे खिलाड़ी ऐसे ही जमकर खेलते रहेंगे, या पाकिस्तानी बल्लेबाज जो हैं वो बॉलर्स का शिकार हो जाएंगे और उनके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी? तो ये सारे मामले में बात करनी है। स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार अब्दुल गफ्फार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, बड़ा कुछ चल रहा है इस मैच में, हम बड़े एक्साइटेड भी हैं, लेकिन साथ साथ थोड़ी टेंशन भी है। बहुत बड़ा हदफ है, आपको क्या लग रहा है पाकिस्तानी बल्लेबाज इस हदफ को पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे? जी अस्सलाम वालेकुम आप सबको। और देखिए 508 रन का हदफ हो और आपको आखिरी दिन पूरे दिन बैटिंग करना, आई थिंक मोहम्मद यूसुफ साहब पाकिस्तान के बैटिंग लेजेंड हैं और यकीन तौर पर पाकिस्तान के बैटिंग कोच हैं, उन्होंने बड़ी हौसला अफजाई की। लेकिन टू बी रियलिस्टिक 508 रन यानी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड आपको बनाना होगा अगर ये आप रन चेस करते हैं। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम यकीन तौर पर क्रीज से मौजूद है, जैसे आपने कहा मुकम्मल हुई आज मामूल हक आउट हो गया आते ही। लेकिन मेरे ख्याल में ये तकरीबन अभी भी पाकिस्तान का जो करंट रन रेट है वो है 3.20 और आपका रिक्वायर्ड रन रेट है 4.3 समथिंग। देखिए मुझे लगता है कि ये आखिरी सेशन में जाकर शायद अगर आप कर लें और अगर आपको मौका मिले, लेकिन आप ये भी देखिए कि अगर आप आपकी खुदा ना खास्ता एक दो विकेटें गिरती हैं तो आपकी तो बैटिंग में पहले ही बहुत प्रॉब्लम है मिडल ऑर्डर की। तो मेरे ख्याल में 508 रन जो है ना बहुत दूर है, और इसके बारे में बात करना ये बहुत ही कोई ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होगी। मेरा रियलिस्टिक अप्रोच इस पे ये रहेगा कि आपको सेशन बाय सेशन चलना पड़ेगा और आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी पोजीशन बनती क्या है। आई डोंट थिंक सो कि 135 रन 2 आउट पर, जैसे मोहम्मद यूसुफ कल 89.1 पर कह रहे थे कि शायद हम 508 के लिए जाएंगे। मेरे ख्याल में शायद वो स्टेटमेंट था जो उन्होंने उस वक्त दे दिया, लेकिन रियलिस्टिक मुझे नहीं लगता है। अब अब्दुल गफ्फार साहब, हम देखते हैं कि टॉप ऑर्डर के आउट होने के बाद ना लाइन लग जाती है, मिडिल ऑर्डर आउट होता चला जाता है, हम टेल तक चले जाते हैं। तो अब जब तक बाबर आजम विकेट पर मौजूद हैं, आप समझते हैं कि थोड़ी सी हमें उम्मीद होनी चाहिए, एक पॉसिबिलिटी है अगर बड़ी एग्रेसिव गेम खेली जाए तो ये टारगेट अचीव किया जा सकता है? देखिए बाबर आजम यकीन तौर पर ना सिर्फ क्रीज में मौजूद है बल्कि उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, 69.44 के स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे हैं और 2 आउट। लेकिन करंट रन रेट पाकिस्तान का 3.27 है, अब भी रिक्वायर्ड 4 समथिंग है। ये 508 इज अ लॉन्ग वे टू गो। और जो लोग क्रिकेट देखते हैं या क्रिकेट देखते हैं तो पता है कि इसमें तो आप कभी सोचते नहीं है 500 का, आप सेशन बाय सेशन चलते हैं। और देखिए पाकिस्तान ऑलरेडी सीरीज में 1 अप है, हम डाउन नहीं है। हमें अगर जहाँ मौका मिले तो हमें ज्यादा अपनी सेफ अप्रोच रखनी होगी, क्योंकि मैं तो सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि बाबर आजम खुदा ना खास्ता अगर किसी रन पर आउट होते हैं तो फिर आपकी क्या अप्रोच होगी। बिकॉज अगर आप देखें तो फवाद आलम हो, सलमान अली आगा हो, आप कोई फवाद का भी कमबैक है, सलमान का सिर्फ दूसरा टेस्ट है। आई थिंक हमको ज्यादा मुझे लगता है कि ठीक है क्रिकेट बाय चांस, बाबर आजम इज स्पेशल प्लेयर, मोहम्मद यूसुफ एक बहुत बड़ा नाम है। मैं शायद गलत साबित हो जाऊं, लेकिन मेरे ख्याल में 508 रन की बात करना 89 for 1 पर कल और इस लम्हे पर, आई थिंक ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है। आई विल बी फर्स्ट, सबसे दुनिया में सबसे मैं खुश होऊंगा अगर हम ये रन चेस के करीब भी जाते हैं या करने में कामयाब रहते हैं। क्योंकि अगेन मैं ये कहूंगा कि जो आपकी पोजीशन है और जिस तरह की बॉलिंग है श्रीलंका की और जिस तरह की आपकी मिडल ऑर्डर की सिचुएशन है, आपकी बैटिंग की डेप्थ बिल्कुल नहीं है। आपको पता है कि आपके पास 8 टेल एंडर मौजूद हैं। आई थिंक ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। लेकिन गफ्फार भाई, अभी आप यकीनी तौर पर मैच देख रहे होंगे, और जब मैं देख रहा हूँ ना तो मुझे ये एहसास हो रहा है कि शायद ये तमाम बल्लेबाज इस मैदान में उतरे ही इस माइंडसेट से हैं कि हमें ये टारगेट अचीव करना है। आपको भी ऐसा लग रहा है? देखिए स्ट्राइक रेट दोनों के बहुत अच्छे हैं। अगर आप देखें ना, बाबर 69 से खेल रहे हैं, रिजवान 50 के स्ट्राइक रेट से। अगर हम वाकई 508 रन के हदफ को ताकत में लेके चल रहे हैं तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग और टेस्ट क्रिकेट के लिए बड़ी अच्छी खबर है। और टेस्ट क्रिकेट एक ऐसा फॉर्मेट है, आपको पता है, जो T20 के आगे भी बहुत दब रहा है, वनडे क्रिकेट को खत्म करने की बातें हो रही है। बट अगेन करंट रन रेट हमारा 3.25, रिक्वायर्ड है आपका 4 समथिंग। तो देखिए मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि आप इस मैच को फिर बचाने के लिए जो है वो लाले पड़ जाए। लेकिन ये जरूर है कि जब तक बाबर आजम क्रीज से मौजूद हैं, तो एक ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत अच्छा जो है वो किसी वक्त कर सकते हैं। उनकी एक जो क्लास है वो इस पर यकीन तौर पर दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन वाली है। कि मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर वो राना खासा किसी स्टेज पे आउट होते हैं, बैट्समैन है 508, देखिए 308 नहीं है और 136 पे आप 2 आउट हैं। 500 तो बनते ही नहीं, कभी आप बोल के नहीं बना सकते। चेस करना तो उतना बहुत मुश्किल काम है। अच्छी बात है कि आप उस अप्रोच से पॉजिटिव इंटेंट से खेल रहे हैं।
शायद एक चीज जरूरी है कि गफ्फार भाई, मैं जो बार बार बाबर आजम का जिक्र कर रहा हूँ ना, उसकी वजह है कि हमने पहली इनिंग्स में भी देखी है कि जिस तरीके से बाबर आजम की विकेट गिरी और उसके बाद एक लंबी लाइन लग गई विकेट्स की, तो आप समझते हैं, बल्कि यकीन तौर पर आपको मेरे ख्याल में तो यही लग रहा होगा कि अगर आज ये बाबर आजम की विकेट अभी गिर जाती है, अभी 50 उनकी मुकम्मल हुई है, तो उसके बाद ये टारगेट अचीव करना तो दूर की बात है, ये तो तमाम विकेटें गिर गई तो हम तो मैच हार सकते हैं, ड्रॉ करना भी दूर रह जाएगा हमारे लिए। देखिए, अगर पाकिस्तान बहुत ज्यादा स्लो खेल रहा होता, शायद हम ये कह रहे होते कि बहुत ज्यादा स्लो खेल के अपने ऊपर हावी कर रहे हैं, उस लिहाज से तो अच्छी अप्रोच है कि आप श्रीलंका को भी एक थॉट में डालें, देखिए हम भी रन चेस कर सकते हैं। बट अगेन आपकी बात से एग्री करता हूँ कि बाबर के आउट होते ही इस सीरीज में कई मरतबा ऐसा हुआ कि हमारी बैटिंग कोलैप्स हो गई, और रिजवान अभी टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है, अल्लाह करे कि वो रन करें। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जो 508 है, मुझे लगता है कि बहुत ऑप्टिमिस्टिक बात हम कर रहे हैं या मोहम्मद यूसुफ की बात कर गए, लेकिन अगर भी ऐसा होता है तो मैं सबसे पहला आदमी होऊंगा जो बोलूंगा कि मैं गलत था, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी टीम ने रन चेस कर दिया। लेकिन 508 रन वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करना 137 में 2 में भी, कल तो 89 पे 1 थे। आई थिंक ये कुछ हम ज्यादा दूर की सोच रहे हैं, क्योंकि 508 रन करने के लिए आपको एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप चाहिए, कम से कम 250 रन की। और आपको पता है, जो लोग क्रिकेट कवर करते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में 508 रोज नहीं बनते, तो चेस तो बहुत ही दूर की बात है। आई थिंक ऐसी अप्रोच हमें रखनी चाहिए जो बैलेंस है, जो ठीक है कि हम रन भी बना रहे हैं, हम थोड़ा विकेट को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं अब तक खुश हूँ कि 137 पे 2 आउट है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर 150 पे 4 हो गए तो क्या फिर हम 508 के बारे में बात कर रहे होंगे? आई डोंट थिंक। गफ्फार भाई, एक कमेंट में आपसे इस पर भी चाह रहा हूं कि हमने श्रीलंका की 5 विकेटें जल्दी गिराई, उसके बावजूद हम प्रेशर बिल्ड नहीं कर सके। आप समझते हैं कि यही बल्लेबाजों की तरह हम बॉलिंग में भी शाहीन शाह अफरीदी पर डिपेंड करते हैं, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होती? बहुत शुक्रिया सवाल के लिए। मैं इसका इंतजार कर रहा था कि पाकिस्तान की जो टेस्ट की बॉलिंग है वो पूरी तरह हो गई है। आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के अंदर हम अपनी होम सीरीज में कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके एज अ स्पिनर। मुझे अपने स्पिन डिपार्टमेंट पर बड़े तहफ्फुज़ात हैं, और आप देखिए कि शाहीन शाह अफरीदी के बाहर होते ही पाकिस्तान की बॉलिंग बिल्कुल टुकड़स लगी, यानी कि हसन अली भी उस तरह का पेस जनरेट नहीं कर पाए, नसीम शाह ने जरूर थोड़ी सी अच्छी बॉलिंग की, विकेट ली, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 5 विकेटें जब पाकिस्तान ने गिरा ली थी, अब मुझे वहां पर समझ नहीं आई कि पाकिस्तान ने किस तरह श्रीलंका को अलाउ कर दिया कि उस वक्त हमने 10 ओवर 50 रन डाले उस आखिरी सेशन में, और वहां बाद हमारे हाथ से निकली, और उसके बाद अगले भी हम कोई प्लान नहीं कर सके। पाकिस्तान की बॉलिंग एक्सपोज हुई है। हमें मानना पड़ेगा कि टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से हमें अपने स्पिनर्स अब शायद नए तलाश करने पड़ेंगे। यासिर शाह की वापसी हुई थी, शायद उनको 2 टेस्ट तो मिले और वो उनके लिए काफी नहीं थे, माइट भी कि वो अगले टेस्ट में कुछ अच्छा करें, लेकिन इस सीरीज के अंदर पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो ज्यादा इंप्रेसिव नहीं रही। आप देखिए, पिछले मैच में भी अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग करके पाकिस्तान को न सिर्फ मुश्किल से निकाला, बल्कि अब्दुल्ला ने मैच जितवा दिया। लेकिन अगर आप ओवरऑल पाकिस्तान बॉलिंग को देखेंगे ऑस्ट्रेलिया से अब तक, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि हमारी बॉलिंग में शाहीन के अलावा लग ये रहा है कि ना तो कोई मैच विनर है, ना कोई इम्पैक्ट डालने वाले स्पिनर्स हैं। और वो जो परमित जसूरिया ने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया किया था या हमारे खिलाफ पिछले टेस्ट में 5 विकेटें ली थी, जो एक मैजिक होता है ना, वो मैजिक दिखाई नहीं दे रहा। और पाकिस्तान की बॉलिंग बड़े अरसे बाद मुझे लग रहा है कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर हम बहुत पीछे चले गए। बिल्कुल बॉलिंग में बहुत पीछे चले गए हैं, बॉलिंग अटैक ने हमें एक्सपोज किया, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। थैंक यू वेरी मच अब्दुल गफ्फार साहब, आपने हमें ज्वाइन किया सुबह सवेरे पाकिस्तान में, और जो इस वक्त मैच जारी है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस मैच में हमें कामयाबी मिले, ये पहाड़ जैसा टारगेट जो है हम अचीव करने में कामयाब हो जाए, जो कि गफ्फार साहब के मुताबिक भी बड़ा मुश्किल है। और हमें अपने जो इस वक्त परफॉर्मेंस है, खासतौर पर जो हमारे बल्लेबाज पर कोशिश कर रहे हैं, उनको एग्रेसिव गेम खेलनी पड़ेगी, और स्कोर करने के लिए उनको स्ट्राइक रेट, इस तरह जैसे कि रन रेट की बात कर रहे थे, वो हमें रन रेट बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम इसको अचीव कर सके। खैर, देखते हैं कि मैच में आगे क्या बनता है, लेकिन मैच के साथ साथ हम जैसे कि अपने पहले घंटे में भी शो के जिक्र कर रहे थे, कराची में बारिशों का घूम फिर के जो सिलसिला है वो बारिशों पर आकर इसलिए रुकता है क्योंकि बहुत सारे मामलात इन बारिशों के साथ जुड़े हैं, बहुत सारे लोगों के रोजगार इस बारिश के साथ जुड़े हैं, बहुत सारे लोगों की जिंदगियां इस बारिश के साथ जुड़ी हैं। बहुत सारे हम ऐसे वाकयात माजी में देख चुके हैं जो लोग इसी बारिश की वजह से अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे, और इन सड़कों पर जब पानी जमा होता है, हमारे यहाँ वैसी जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हैं वो कुछ ठीक नहीं है, तारें पानी में लटकी होती हैं, लोग इलेक्ट्रिक्यूट हो जाते हैं, तो ये मामलात हम सब कुछ देखते रहते हैं। ऐसे में हम ये कोशिश करते हैं
कि अपने प्यारों को मना करें, अपने बच्चों को मना करें, अपने आसपास अपने दोस्त अहबाब को, अपनी फैमिली को मना करते हैं कि इस पानी में बाहर जो है ना वो ना निकलो, अगर कोई तुम्हें जरूरत नहीं है बाहर जाने की, बिला जरूरत बाहर ना निकला जाए। और लेकिन उसके बावजूद एक हरकत हम ये भी देख रहे हैं दूसरी जानिब, इसका ये दूसरा रुख है इस तस्वीर का, कि सोशल मीडिया पर तनकीद तो बड़ी की जाती है उन तमाम लोगों पर जो कि फूड राइडर्स को बुलाते हैं, उनसे खाना ऑर्डर करते हैं और उनको घर पे बुलाते हैं शदीद बारिशों में भी, चाहे आपकी सड़क पर बाहर 3 फुट पानी खड़ा हो। लेकिन मैंने खुद से ये चीज देखी कि एक फूड राइडर ऐसा भी था जो बेचारा बारिश में फंसा था, उसकी मोटरसाइकिल बंद हो चुकी थी, लेकिन वो अपना खाना क्योंकि उसने डिलीवर करना था तो वो बचाने के लिए अपनी जैकेट उस खाने को पहना रहा था ताकि उसका खाना ना भीगे और वो घर तक पहुंचा सके। ये सारी मुश्किलों में पड़ने के साथ साथ हम जब ये देखते हैं कि ये फूड राइडर्स सड़कों पर निकलते हैं, रेस्टोरेंट्स भी अपने रेस्टोरेंट्स बंद नहीं करते, इनको जाने देते हैं और लोग भी नहीं रुकते ऑर्डर्स करने से, ये मामला कैसे रुकेगा? अगर हम इंसानियत की बात करते हैं तो हमें इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि वो भी इंसान है और हम एहतियात ही कर सकते हैं कि हम ऑर्डर ना करें बाहर से, और जो रेस्टोरेंट्स हैं वो ये एहतियात कर सकते हैं कि इन फूड राइडर्स को एटलीस्ट हेल्प आउट करें फाइनेंशियली भी जब तक बारिशें हो रही हैं, लेकिन उनको बाहर ना निकाला जाए क्योंकि अभी ऐसी सूरत हाल नहीं है कि इनको बाहर निकाला जाए। इनकी किसी किस्म की कोई इंश्योरेंस नहीं होती, ये तो बेचारे बस डेली की बुनियाद पर जो पैसे लेते हैं सिर्फ वही लेते हैं और इनकी जिंदगी को कोई बाद में पूछता भी नहीं अगर इनके साथ कुछ हो जाए। ये सारे मामला हम देख रहे हैं, लेकिन जब हम इंसानियत की बात करते हैं और दूसरों की जिंदगियां मुश्किल में डालने की बात करते हैं तो इस पर हम चाह रहे हैं कि हम कुछ इस पर डिटेल में बात करें कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं और इसकी वजूहतें। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नफ्सियात प्रोफेसर डॉक्टर मोइज साहब। डॉक्टर साहब खुशामदीद कहेंगे आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। डॉक्टर साहब, आज सुबह भी और कल भी मैं देख रहा था बहुत सारे ऐसे फूड राइडर्स जिनकी जिंदगियां मुश्किल में डालकर हम घर पे बैठे खाने ऑर्डर कर रहे होते हैं, और जो रेस्टोरेंट्स हैं वो भी ये डिलीवरीज बंद नहीं करते। ये जिंदगी किसी और की भी जिंदगी भी है, हम अपने बच्चों को तो मना करते हैं कि बाहर ना निकलो, लेकिन उनका कोई ख्याल नहीं करते और उनसे ऑर्डर जो है वो डिलीवर करा रहे होते हैं। सर, ये किस किस्म की इंसानियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, तस्वीर के आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा 2 रुख है। ये जो राइडर होते हैं ये डेली बेसिस पे इनको पैसे मिलते हैं, अगर इनको पैसे नहीं मिलेंगे तो इनका घर का चूल्हा नहीं जलेगा, क्या करेंगे ये? अच्छा, निकलते हैं तो जान को खतरा है। अब हम ये कहते हैं कि चलिए ठीक है, अगर आप घर में हैं और आपको खाना चाहिए क्योंकि आप बाहर नहीं जा सकते तो मजबूरन आप ऑर्डर देते हैं, मतलब बारिश इतनी हो रही कि आप बाहर नहीं जा सकते तो आप ऑर्डर करते हैं। तो अब यहाँ पे अगर दोनों रुख देखे जाए तो बड़ा मुश्किल है कि डिमांड एंड सप्लाई, जहाँ डिमांड होती है वहाँ सप्लाई होती है। तो अब इसमें कौन सही है कौन गलत है? मेरे ख्याल में इस पे इंडिविजुअल केसेस पे हम बात कर सकते हैं, नहीं जनरलाइजेशन में बात नहीं कर सकते, क्योंकि जनरलाइजेशन में तो ये लगता है कि जी ठीक है ये जुल्म है इन बच्चों पे। नौजवान निकलते हैं, रास्ते में बिजली के तार गिरते हैं, खड्डे गड़े होते हैं, पता ही नहीं चलता पानी इतना। अच्छा, मोटरसाइकिल पे होते हैं, जब मोटरसाइकिल खराब हो जाती है तो उस वक्त बनाने वाला कोई नहीं होता, आपको मिस्त्री को ढूंढना पड़ता है। मगर ये लड़के इसलिए निकलते हैं कि शाम को इनको जो भी वेजेस है वो मिले ताकि उनके घर का चूल्हा चले। तो हमें जनरलाइजेशन में अगर हम सोचते हैं तो फिर ये ज्यादती बहुत बड़ी। अब दूसरी तरफ देखा जाए तो ये इंसानियत भी तो है ना कि उनके घर का चूल्हा जलेगा। देखिए, शदीद गर्मी में मिडिल ईस्ट में मजदूर सड़कों पे काम करते हैं, मैं और आप 2 मिनट वहां खड़े नहीं रह सकते, पक जाएंगे, मगर वो मजदूर इसलिए काम करते हैं कि उसको तनख्वाह मिलेगी, वो घर का चूल्हा जलेगा। तो देखा जाए तो बड़ा मुश्किल है, इसमें आप जज नहीं कर सकते कि क्या सही है क्या गलत है। मेरे ख्याल में साहब आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है कि इसमें तस्वीर के 2 रुख जो हैं आपने उसको डिटेल में डिफाइन किया है। एक तो जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन आप जैसे कि फरमा रहे हैं कि उन्होंने डेली बेसिस पे पैसे कमाने हैं, आप समझते हैं फिर इसमें कुछ हेल्प आउट उनको, क्योंकि उनकी जान सर बचानी है, जान से ज्यादा प्यारी क्या चीज है? तो रेस्टोरेंट्स कुछ ऐसी चीज कर सकते हैं? आप समझते हैं कि ऐसा कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं कि एटलीस्ट जब बारिश हो रही हो या 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए काम ये सस्पेंड कर दें, लेकिन उनको एटलीस्ट हेल्प आउट किया जाए फाइनेंशियली? देखिए, अगर रेस्टोरेंट बंद होगी तो वहां पे अंदर जो काम करते हैं, कुक हैं, दूसरे लोग हैं, उनमें से कई वेजेस के ऊपर है, उनकी वेजेस मारी जाएगी। तो आप देखें ये जो इशू है, जहां इंसान को अपना पैसे ना मिले तो वो घर कैसे चलेगा, उसमें एक रास्ता बहुत अच्छा ये है कि रेस्टोरेंट अल्हम्दुलिल्लाह उनकी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होती है, इवन छोटी रेस्टोरेंट की ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट होती है। उस इन्वेस्टमेंट में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट ये बढ़ा दे कि ये जो राइडर्स है इनका ग्रुप इंश्योरेंस कर ले। ये बड़ा महंगा नहीं, बहुत सस्ता होता है। कंपनी से, किसी कंपनी से ग्रुप इंश्योरेंस कर ले जिसमें इनकी जिंदगी का इंश्योरेंस हो और इनकी हेल्थ का इंश्योरेंस हो, जिसमें एक्सीडेंट वगैरह शामिल है। उससे होगा ये कि राइडर खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम हो जाए
और अगर उसको इंजर्ड हो जाए और 15-20 दिन, महीने, 2 महीने के लिए बिस्तर पे पड़ा रहे, टांग टूट गई एक्सीडेंट की वजह से, तो कम से कम उसके इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे उसके घर वालों को। ये काम रेस्टोरेंट वाले करें, राइडर को जो सहूलत दे सकते सबसे बड़ी है। और दूसरा ये हो सकता है कि जी बारिश बहुत तेज है तो कहे अच्छा भाई, मैंने कई रेस्टोरेंट्स को देखा है कि शदीद बारिश में अगर आप कॉल करें तो वो कहते हैं डिलीवरी बंद है। मतलब एक ठीक है, उनके पास इतना बड़ा सेटअप है कि वो फर्क नहीं पड़ता उनको अगर एक दिन रेस्टोरेंट, मगर हर रेस्टोरेंट ये नहीं कर सकता ना, हर रेस्टोरेंट नहीं कर सकता। तो हर रेस्टोरेंट की ज़ाहिर छोटा रेस्टोरेंट होगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो बेहतर ये कि अगर शदीद बारिश हो तो उन बच्चों को रोक दिया जाए, मगर ग्रुप इंश्योरेंस कर ले। दुनिया में हर ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप इंश्योरेंस होता है, तो एक रेस्टोरेंट भी ग्रुप इंश्योरेंस कर ले अपने एम्प्लॉइज का, खासकर वो राइडर्स का। उससे फर्क होगा कि उनको जान का तहफ्फुज होगा, उनको अपने एक्सीडेंट वगैरह की फिक्र नहीं होगी, और वो बच्चे जो काम करेंगे उनमें उनका एक नया मोटिवेशन होगा कि यार हम इंश्योर्ड है। तो इट मेक्स ए डिफरेंस। अच्छा डॉक्टर साहब, एक पॉइंट और है इस इंश्योरेंस के साथ कि मेंटली इतना प्रेशर में रखा जाता है इन तमाम डिलीवरी जो बॉयज़ होते हैं इनको, कि ख़ास तौर पर जब ये डिलीवर करने जा रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि इनका सारा ध्यान ये होता है कि चाहे वो खुद डूब रहे हो बाइक में, हम ऐसे पिक्चर्स भी हमारे पास आती रही हैं, वो अपने खाने को बचा रहे होते हैं कि ये जो खाना हमने डिलीवर करना है ना, ये डिलीवर हो जाए। इसकी क्या वजह है कि उनको अपनी जान प्यारी नहीं, लेकिन उनको वो खाना प्यारा होता है कि जो हमने खाना डिलीवर करना ना, ये कहीं लेट ना हो जाए, इसके पैसे ना कट जाए, ये हमारे पैसों में से ना कट जाए, ये सब कुछ ना हो जाए। तो ये मेंटल जो प्रेशर है उनके ऊपर, आप समझते हैं इससे भी एक अलग नुकसान हो रहा है साइकोलॉजिकली? होता ही है कि अगर डिलीवरी लेट हुई या खाना ठंडा हो गया तो जो कस्टमर है वो कॉल करेगा रेस्टोरेंट को, उनको चार्ज सुनाएगा। अब सारी जिम्मेदारी जो आ जाती है वो डिलीवरी बॉय पे आ जाती है, जबकि उसका कोई कसूर नहीं है। लेट्स से ट्रैफिक बंद है, जैम है बिल्कुल, रोडों कहाँ निकलेगा, कैसे जाएगा वो? मगर उसको कस्टमर जो है, क्लाइंट है, वो उसकी इस तकलीफ को समझने को तैयार नहीं होता। यहाँ इंसानियत आती है कि अगर एक बच्चा लेट आया है क्योंकि ट्रैफिक में फंसा हुआ था, बारिश थी, कोई और मसला हो गया, गाड़ी खराब हो गई, मोटरसाइकिल खराब हो गई, तो हमें समझना चाहिए कि यार हम खाना अपने घर पे गर्म कर सकते हैं। यह इंसानियत हमारी मर जाती है। हम उस शख्स को स्लेव की तरह, गुलाम की तरह ट्रीट करते, क्यों लेट आया, ये क्या, वो क्या, खाना ये नहीं। तो आप मेहरबानी करके ये ना करें। दूसरा ये ख्याल रखें इस चीज का कि वो बच्चा जो है, जो डिलीवरी करता है, उसको पता है कि अगर मैंने फूड डिलीवर टाइम पे नहीं किया या ये फूड खराब हो गया, गिर गया, पानी गिर गया, तो वो सारा जो उसकी कॉस्ट है वो मेरी तनख्वाह में से या मेरी वेजिस में से कटेगी। तो ये रेस्टोरेंट को ये नहीं करना चाहिए, बिल्कुल आ जाएगी। तो इसलिए आपने जो बताई ना कि वो खाना बचाने के लिए अपना कोट डाला हुआ था या अपना जैकेट डाला हुआ था, इस वजह से कि खाना खराब हो गया तो उसकी कॉस्ट उससे ली जाएगी। सर आखिर में मैं आपसे इस पर कमेंट चाहता हूं कि जिस तरीके से हम इन बारिशों में जो ओवरऑल हाल देख रहे हैं, ऐसे में एक दूसरे का ख्याल करना, एहसास करना, चाहे वो डिलीवरी बॉयज़ हैं, चाहे वो ये डिलीवरी के तमाम राइडर्स हैं, चाहे वो कोई और लोग हैं, हमें एक दूसरे का ख्याल किस तरीके से करना है और किस तरीके से हेल्प आउट किया जा सकता है आसपास के लोगों को, हम अपनी जिम्मेदारी कैसे निभा सकते हैं? मैंने एक चीज पाकिस्तान में बड़ी नोटिस की कि जब कोई मुश्किल होती है, कोई सानिया होता है, कोई परेशानी होती है, लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। मैंने खुद देखा है, बहुत जगह देखा है मैंने। समहाउ ये डिलीवरी बॉयज के साथ इशू, ये देखे, यह नफ्सियात समझे, यहाँ मसला है भूख का। अगर एक क्लाइंट बैठा हुआ है, उसको भूख लगी है, उसने खाना ऑर्डर किया, उसको खाना नहीं आ रहा, तो भूख से उसका जो दिमाग खराब होगा, गुस्सा जो आएगा, उस गुस्से में उसका रिएक्शन होता है। तो अब उसमें करना ये होना चाहिए कि अगर हम रोडों पे, सड़कों पे, और हम किसी डिलीवरी बॉय को देखते हैं, उसकी बाइक खराब हो गई या वो पानी में फंस गया, तो हम बहैसियत इंसान या एक शहरी इस मुल्क में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इंसान इंसान के लिए पैदा हुआ है, इंसान इंसान की दवाई है। एक इंसान ही दूसरे इंसान के काम आ सकता है। तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान में ये जज्बा अभी भी मौजूद है, जहां एक दूसरे की हेल्प की जाती है। गाड़ी बंद हो जाएगी, लड़के निकल आएंगे, धक्का लगाना शुरू करेंगे, सब कुछ करेंगे आपके लिए। तो कम से कम डिलीवरी बॉयज का भी हमें ख्याल रखना चाहिए, जो इतनी शदीद बारिश में आपका खाना डिलीवर करने आपके घर पे आते, ताकि आप भूखे ना सोएं। बिल्कुल आपने ठीक कहा डॉक्टर साहब, और ये जज्बा हम देख रहे थे इन बारिशों में भी, खासतौर पर मुख्तलिफ इलाकों में बहुत सारे ऐसे क्लब्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कुछ ग्रुप्स हैं सोशल मीडिया पर। मुझे बड़ा अच्छा लगा देख कर के वहाँ पर ये शेयर की जाती हैं चीज़ें, लिखा जाता है कि हमें ज़रूरत है इस वक्त गाड़ी की, हमें अस्पताल जाना है, बाहर तेज़ बारिश है, हमारे पास गाड़ी अवेलेबल नहीं है, वो गाड़ियाँ पहुँचाते हैं। खैर ये सारा मामला हम देखते हैं, ये जज्बा आज भी जिंदा है पाकिस्तान में, इंसानियत का जज्बा। इसके लिए मेरे ख्याल में हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि इसको हम कायम रखें और इसी तरीके से एक दूसरे की मदद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपने
हमें ज्वाइन किया सबसे पहले पाकिस्तान में, और जिस तरीके से आपने तमाम बातें की हैं, हमें इन सब बातों पर सोचना भी चाहिए और ख़ास तौर पर इन डिलीवरी राइडर्स के लिए भी सोचना चाहिए कि हम किस तरीके से इनको हेल्प आउट कर सकते हैं, किस तरीके से इनकी जान बचा सकते हैं। खैर, यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर कुछ और मौज़ूआत भी शामिल करेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान शाहजेब अहमद के साथ। और ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे, गुड मॉर्निंग कहेंगे। और अब हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज हेपेटाइटिस से बचाव का दिन मनाया जा रहा है, जिसका ख़ास तौर पर जो मकसद है वो ये है कि मोहलिक मर्ज से होने वाली जो नुकसानात हैं और उससे बचाव है, इससे मुतालिक आगाही फैलाई जाए पूरी दुनिया में। ख़ास तौर पर पाकिस्तान में भी हम ये कोशिश करते हैं कि ये अवेयरनेस फैलाई जाए। इस दिन को बाकायदा तौर पर इसका जिक्र करके और इस पर मुख्तलिफ सेमिनार्स भी अरेंज इसीलिए किए जाते हैं कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पर हमें इसकी आगाही बहुत ज़रूरी है, हमें इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मर्ज जो है ये जो है आपकी जान भी ले सकता है, बहुत ख़तरनाक भी है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक हेपेटाइटिस बी और सी दुनिया भर में शरह अमवात के हिसाब से सबसे ज़्यादा जानलेवा मर्ज है, और जिसके फैलने की बड़ी वजूहात जो हैं वो गैर मयारी जो इंतकाल खून है, आलूदा सिरिंजेस हैं और आलात का इस्तेमाल भी है, जिसकी वजह से ये मुंतकिल हो जाता है आपके जिस्म में। हेपेटाइटिस जानलेवा मर्ज तो है, लेकिन अगर इसकी वक्त पर तशखीस कर ली जाए तो इससे बचा भी जा सकता है, इलाज भी इसका मुमकिन है, इस बीमारी से निजात भी मुमकिन है। इसी मर्ज की मुनासबत से आज हम बात करना चाह रहे हैं, इसके बारे में जानना चाह रहे हैं, और हम भी चाह रहे हैं कि ये अवेयरनेस आप लोगों तक पहुंचे। तो इसी पर बात करने के लिए आज हमें सुबह सवेरे पाकिस्तान में ज्वाइन किया अल्फातमा अस्पताल हेड ऑफ पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर तारिक भट्टी साहब ने, और हेड ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशफाक साहब ने। सर, आप दोनों को खुशामदीद कहूँगा सुबह सवेरे पाकिस्तान में। उम्मीद है आप दोनों खैरियत से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि हेपेटाइटिस बी और सी में बुनियादी फ़र्क क्या है? हेपेटाइटिस बी और सी ये दोनों वायरल डिजीज़ हैं। एक वायरस का नाम बी वायरस है और एक सी वायरस है। अगर किसी पेशेंट को बी वायरस का अटैक होता है तो उसको हेपेटाइटिस बी कहते हैं, और अगर सी वायरस अटैक करे तो उसको हेपेटाइटिस सी कहते हैं। ये दोनों वायरसेस जो हैं ये दोनों ख़तरनाक हैं, और दोनों से लिवर जो है अल्टीमेटली आफ्टर फ्यू ईयर्स श्रिंक हो जाता है, जिसको हम अपनी टर्मिनोलॉजी में सिरोसिस कहते हैं। और अगर इसके वक्त पे इलाज ना करें और ये सिरोसिस अगर चलता जाए तो ये कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये दोनों ही जानलेवा स्ट्रेन्स हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस ए और बी होता है, जो कि गंदे पानी से या गैर मयारी खाना खाने से होता है। उसके साथ मोर्टेलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, वो प्रिवेंटेबल है, लेकिन जानलेवा ये दो ही हैं, बी और सी, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये सिरोसिस का बायस बनती हैं और लिवर कैंसर इनकी वजह से हो जाता है। और अच्छी बात यह है कि इनका बचाव मुमकिन है, अगर इसकी तशख़ीस अगर आप जल्दी कर लें तो इससे इंसान अपनी ज़िंदगी को बचा सकता है। इसमें मैं एक और चीज़ इजाफा करना चाहूँगा। डॉक्टर तारिक भट्टी साहब, हम पाकिस्तान में सालाना कितने अफराद में देखते हैं कि यह हेपेटाइटिस की तशख़ीस होती है, और सेकेंडली आपके ख्याल में क्या इससे बचाव जो है वो इसको आसान बनाया जा सकता है, इसको बेहतर बनाया जा सकता है ऐसे स्टेप्स लेकर कि जब हम ये बात करते हैं इंतकाल खून की भी, और फिर जब हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ अस्पतालों में जिस तरीके से जो सिरिंजेस का इस्तेमाल किया जाता है उसके ज़रिए भी हेपेटाइटिस लग जाता है, मुख्तलिफ छोटे छोटे क्लिनिक्स होते हैं, आप क्या समझते हैं बुनियादी वजह क्या है हेपेटाइटिस फैलने की पाकिस्तान में? बुनियादी तौर पर यह है कि ज़्यादा हमारा जो ना फोकस होगा बी और सी पर। ए को हम इग्नोर करते हैं, इग्नोर इतना, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि ए इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं है तो इम्पॉर्टेंट लेकिन डेंजरस नहीं है। बी और सी, काला यरकान जिसको कहते हैं, उसका प्रॉब्लम यह है कि वो लिवर कैंसर करता है। उसके फैलने की वजह यह है कि ये हम फॉर एग्जांपल जैसे आपने बताया कि ब्लड प्रॉपर्ली स्क्रीन ना हो और खून लगा दिया जाए, जो हमारे फैमिली फिजिशियन बहुत ज़्यादा जो ड्रिप्स लगाते हैं, ड्रिप्स अगर प्रॉपर ना हो उनसे भी फैल जाता है। सिरिंजेस, फिर आईवी एडिक्ट्स, ये जो बदकिस्मती से जो आईवी एडिक्शन है, ये जो ड्रग्स हैं, इसमें भी आ जाता है। इसके अलावा ये तो है ना बहुत स्पेसिफिक ग्रुप्स, लेकिन ये है कि मिसाल के तौर पर बार्बर्स, हम बाल कटवाने जाते हैं, वहाँ से जो है कैंची है वो प्रॉपर्ली एक पेशेंट को है उससे लग गया, दूसरे को लग गई, तो ये हमारे जो
हमारे भाई हैं इनको ये ख्याल रखना चाहिए कि प्रॉपर्ली उसको स्टरलाइज कर लें। इसके अलावा ये जो गैर ज़रूरी इंजेक्शंस हैं इस पर जो है ना बेशुमार मेरा ज़ोर होगा। फिर यह है कि मरीज़ अस्पताल में आते हैं और होना ये चाहिए कि हर एक की प्रॉपर स्क्रीनिंग हो, डेंटल सर्जन्स प्रॉपर स्क्रीनिंग, अगर प्रॉपर उस वक्त स्टरलाइजेशन ना हो डेंटल सर्जरी से भी ये फैल जाता है बी और सी, क्योंकि पेरेंटल रूट मीन्स के ब्लड के ज़रिए खाने पीने वाली चीज़ों से नहीं फैलता, ये इंजेक्शन सिरिंज ये इंजरीज ये ब्लड के ज़रिए फैलता है। फिर इसके अलावा ये है कि सपोज प्रेग्नेंट माँ हो और माँ को हेपेटाइटिस बी हो या सी हो तो ये पैदा होने वाले बच्चे को फीटस को वहाँ से चला जाता है, या डिलीवरी के वक्त एहतियात न की जाए थोड़ा सा ब्लड लूज़ कर जाए या बच्चे को न्यू बॉर्न को इंजेक्शन लग जाए या इस किस्म की चीज़ें, वो वालदा का जो खून है जो कंटेमिनेटेड ब्लड है वो न्यू बॉर्न को आएगा और वहाँ से लगने का इम्कान है। अच्छी बात इसमें यह है, ये तो है ना, दूसरा लगता कैसा है, अच्छी बात यह है कि अगर हम छोटी छोटी एहतियात करें तो बचत हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यह है कि ये सिरिंजेस ये इस्तेमाल ना करें, अभी ड्रिप्स ना लगवाएं, और ये डेंटल सर्जरी प्रॉपर स्टरलाइजेशन है, प्रॉपर स्क्रीनिंग है, प्रेगनेंसी में स्क्रीनिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल इम्यूनाइजेशन इसका बहुत ज़्यादा रोल है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऐसे किया है कि सारे बच्चे पैदाइश ये एट बर्थ उनको वैक्सीन की जाती है, 4 हफ्ते में 6 वीक्स में उनको हेपेटाइटिस बी का फर्स्ट इंजेक्शन लगाया जाता है, फिर 10 वीक्स में, फिर 14 वीक्स में। फिर ये होना चाहिए कि ये हर 5 साल के बाद इसका इफ़ेक्ट कम हो जाता है। अच्छा, हर 5 साल के बाद एक बूस्टर डोज लगनी चाहिए हर एक को, क्योंकि उसका इफ़ेक्ट कम हो जाता है एंटीबॉडीज़ का। तो ये बूस्टर डोज लगवाते हैं, हर बंदे को लगवाना चाहिए। तो इस तरह ये बचाव मुमकिन है। अच्छी बात यह है कि हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन है इट्स वेरी इफ़ेक्टिव। बी के लिए वैक्सीन है, सी का भी नहीं है, लेकिन जो है उसका फ़ायदा तो हम लें। तो बी के लिए वैक्सीन ये ज़रूर करवाएं, अपना स्टेटस चेक करवाएं। और ये प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, जिन लोगों ने नहीं भी लगवाया हुआ बी वो बड़े भी लगवा जा सकते। एक आम मिसकंसेप्शन है कि जी बचपन में टीके लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल 12, 14, 18 साल का बच्चा है, उसको हिफाजती टीके अभी नहीं लगे, 20 साल का 25 साल का जवान है, बुज़ुर्ग है, वो भी लगवा सकते हैं और उतना ही असर होगा। तो बचाव मुमकिन है बी के लिए, बी फॉर बॉय। जी मैं डॉक्टर साहब की डॉक्टर अशफाक साहब, हेपेटाइटिस की इब्तदाई अलामात के हवाले से अगर हम बात करें तो ये क्या होती हैं, और सेकेंडली कितनी स्टेज तक इसका खात्मा जो है वो पॉसिबल है, मुमकिन है? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। हेपेटाइटिस बी और सी, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, ये दोनों डेंजरस किस्म के हेपेटाइटिस हैं, लेकिन शुरू में इसके कोई सिम्टम नहीं होते। मरीज़ के अंदर वायरस सर्कुलेट कर रहा होता है और उसको पता नहीं होता कि वो हेपेटाइटिस बी या सी का मरीज़ है। आमतौर पे ऐसे होता है जब हमारे कुछ लोग जॉब के लिए जाते हैं, उनका मेडिकल होता है तो पता चलता है कि इनको तो हेप सी है या इनको हेपेटाइटिस बी है। कुछ लोग ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं, फॉरेन कंट्री में किसी को जॉब मिल गया, तो जब उसका मेडिकल हुआ तो पता चला कि उसको हेपेटाइटिस बी है। ये वो स्टेज होती है जब पेशेंट को पता नहीं होता कि उसके ब्लड के अंदर वायरस है और वायरस अपना काम कर रहा होता है। उस वक्त मरीज़ के अंदर किसी किस्म की कोई इलामत नहीं होती। ये वो स्टेज है, अगर इस स्टेज पे अगर आप पेशेंट को पकड़ लेते हैं तो ये 100% क्योरेबल है। इसलिए इसका एक दफ़ा जब इसकी इलामत शुरू हो जाए, बल्कि अक्सर ये होता है कि ये मर्ज़ जो है ये आहिस्ता आहिस्ता अंदर अपना काम करता रहता है। फिर एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि इसके अंदर कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस, कुछ पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं जिनका इलाज अगर बहुत मुश्किल नहीं तो नामुमकिन हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, कुछ लोग कहते हैं जी पेट में पानी पड़ गया काले यरकान की वजह से। ये वो स्टेज है जिसको ट्रीट करना या जिसको क्योर करना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ऐसी स्टेज में फिर लिवर ट्रांसप्लांट इज़ द आंसर। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि पेशेंट को जल्द अज जल्द इस बीमारी का पता चले, ताकि जितना जल्दी उसकी तशख़ीस होगी उतना ही बेहतरी तरीके से उसका इलाज हो सकेगा। और दूसरी मैं एक और बात डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ाऊँगा। हमारी सोसाइटी में लोगों में एक इंजेक्शन लगवाने का बड़ा शौक़ है। हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स जो प्रैक्टिस करते हैं वो बता दें कि लोग आते हैं जी हमें टीका लगा दें। ये टीके का जो शौक़ है ये किसी तरीके से इसको डिस्करेज करना चाहिए। सर वो समझते हैं कि हम टीके के बगैर ठीक नहीं हो सकते, टीका लगेगा तो हमारा ट्रीटमेंट शुरू होगा। ये हमारा एक मिस कॉन्सेप्ट है। हालांकि टीका इलाज है सिर्फ इमरजेंसी में,
गैर ज़रूरी इंजेक्शन जब आप लगवाएंगे, जगह जगह लगवाएंगे, तो उसमें चांसेस हैं कि आपकी स्टेरिलाइजेशन किसी जगह इफ़ेक्टिव ना हो या कोई इन्फेक्टेड सिरिंज इस्तेमाल हो जाए, तो उससे इसके लगने का ख़तरा होता है। इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि पब्लिक को टीके का शौक़ जो है ना वो ख़त्म होना चाहिए। तो ये इट्स मेन सोच, टीके का शौक़ ख़त्म होना चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है जी। बिल्कुल। अच्छा सर, इसके साथ साथ तारिक भट्टी साहब, जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ ऐसे हम खैर अब हम सब इससे वाकिफ़ हैं कि पाकिस्तान में हर गली मोहल्ले में कोई ना कोई क्लिनिक मौजूद है और उसके अंदर जो डॉक्टर्स मौजूद हैं हमें नहीं मालूम कि वो सर्टिफाइड हैं, वो डॉक्टर्स भी हैं या नहीं हैं। आप समझते हैं ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिस पर हमें इक़दामात उठाने चाहिए, गवर्नमेंट को थोड़ी स्ट्रिक्टनेस दिखानी चाहिए और ये चेक करना चाहिए कि गली गली जो टीकों का हम जिक्र कर रहे हैं ना, ये गली गली टीके लग रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। पाकिस्तान दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है जहाँ पर हेपेटाइटिस सबसे ज़्यादा है, तो ये एक बुनियादी वजह में शामिल हो सकती है ये चीज़ भी। जी बिल्कुल ऐसे है कि ये क्वैक्स है ना, अताई डॉक्टर, इनका ये मसला है, ट्रेनिंग इनके पास होती नहीं है, चंद एक चीज़ें इन्होंने सीखी होती हैं और वो प्रैक्टिस करते रहते हैं और इनको ये शऊर नहीं है, बेदारी नहीं है कि ये इसका कितना बड़ा नुकसान है। तो ये गवर्नमेंट को इस पर बहुत सख्त एक्शन लेना चाहिए और गवर्नमेंट कर तो रही है इस चीज़ में, लेकिन जितने अब वक्त के साथ साथ होता ही है, क्वैक्स फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मिस्टेक करते हैं और उनके ख़िलाफ़ शिकायत आती है, सम हाउ दे गेट स्कॉट फ्री। तो ये सिलसिला जो है ना, कानून की पाबंदी और उस पर अमल ये लाजमी होगा और फिर यह है कि उसका फ़ायदा एक ये होगा अगर क्वैक्टी बंद करेंगे, एक तो मेल प्रैक्टिस बंद होगी और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, हमारे पास डॉक्टर्स अब भी कम हैं, अच्छे डॉक्टर्स। क्वैक जो है ना उनको रिप्लेस करें, क्वैक्स को रिप्लेस करें, अच्छे डॉक्टर उनकी जगह आएँ तो वो बेहतर होंगे। तो मेरे ख्याल में तो ये जो है ना क्वैक्टी बिल्कुल बैन होनी चाहिए, बल्कि सज़ा होनी चाहिए। रिसेंटली मैंने एक केस देखा, उसमें जो है उसने इंजेक्शन एक बच्चे को लगाया, बच्चा गया और जनाब उसको बुखार था, इंजेक्शन लगा और बच्चे की डेथ हो गई। अब वो जो है ना ये सीधा सीधा जो है देखा जाए कोई केस जो है ना, आप समझते हैं कानूनी तौर पर ये कितना डेंजरस है। तो ऐसे जो है ना ये वाक़यात एक नहीं कई दफ़ा होते रहते हैं। मेरे ख्याल में क्वैक्टी मस्ट बी स्टॉप्ड। क्वैक्स जो है ना ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत बड़ा हैज़र्ड है, नुकसान है, ये डेंजरस है ये जी। डॉक्टर अशफाक साहब, आखिर में मैं चाहूँगा कि आप एक कमेंट ज़रूर करें, बल्कि आप दोनों के कमेंट ज़रूर करें कि अब हम क्योंकि जिस स्टेज पर खड़े हैं इस वक्त पाकिस्तान में हेपेटाइटिस को लेकर, एक बहुत बड़ा मसला है, ये हर शख्स का है और हम इसकी तादाद मुसलसल बढ़ती हुई देख रहे हैं। हेपेटाइटिस से बचाव कैसे मुमकिन है पाकिस्तान में, इसका खात्मा किस तरीके से किया जा सकता है, हमें हंगामी बुनियादों पर क्या इक़दाम उठाने की ज़रूरत है इस वक्त? देखिए जी, इस सिलसिले में पब्लिक को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हेपेटाइटिस एक मुहलिक जानलेवा बीमारी है और इससे बचाव इंतहाई आसान है। चंद एक हिफाजती तदाबीर हैं जिस पे अमल करके हम इससे बच सकते हैं। बल्कि मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि इस किस्म की अवेयरनेस हमारे स्कूलों में नर्सरी लेवल पे हमें स्टार्ट कर देनी चाहिए। मसलन मिसाल के तौर पे आप इंजेक्शन्स को डिस्करेज करें। आप किसी जगह अगर किसी डेंटिस्ट के पास जाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि किसी क्वालिफाइड डेंटिस्ट के पास जाएं। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आप क्वैक्स वगैरह से बच जाएं और इंजेक्शन्स को अवॉइड करें। लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये बहुत जानलेवा और सख्त बीमारी है, लेकिन छोटी छोटी एहतियाती तदाबीर से इनसे बचाव मुमकिन है। वैक्सीनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे डॉक्टर ने जिक्र किया, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जो है इसने दुनिया में इनकलाब बर्पा किया है और बेतहाशा लोग, बल्कि जब लोग वैक्सीनेट हो जाते हैं तो 90% इस बीमारी से बच जाती है। हेपेटाइटिस सी की वैक्सीनेशन अनफॉर्चुनेटली अभी आई नहीं है और हमें ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मुल्क में जो EPI प्रोग्राम है उसमें ये वैक्सीन स्टार्ट हो गई है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन इज़ वन ऑफ द वैक्सीन जो सबसे पहले न्यूबॉर्न को लगाई जाती है। इसलिए इस पर सख्ती से अमल होना चाहिए और लोगों को इसकी अवेयरनेस देनी चाहिए राइट फ्रॉम स्कूल एंड द नर्सरी लेवल। और ऑफ एंड ऑन ये मैसेजेस रेडियो पे, टेलीविज़न पे जाने चाहिए, बच्चों को ये प्रोग्राम दिखाने चाहिए, पब्लिक को बताना चाहिए कि एक बहुत बड़ी जो मर्ज़ है इससे इंतहाई आसान तरीके से हम बच सकते हैं और ये मुल्की लेवल पे हम इसको बड़े आसानी के साथ कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम लोगों में ये अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। इसमें मैं एक और चीज़ का इजाफा करूँगा। तारिक भट्टी साहब सर प्लीज़। जी, मैं इजाफा करूँगा कि ये एक छोटी सी बात है लेकिन उसका इम्पैक्ट बेशुमार आएगा। बच्चे जो नर्सरी में एडमिट होते हैं, स्कूलों में जाते हैं, तो उसमें यह है कि अगर उनका ये सर्टिफिकेट चेक है, इम्यूनाइजेशन स्टेटस, आपके बच्चे को वैक्सीन लगा है या नहीं, इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा।
तो मेरे ख्याल में ये स्कूलों वाले एकेडमीज़ वाले उनको ये चेक करना चाहिए। इसके अलावा यह है कि अगर कोई डॉक्टर हैं या किसी को पिन प्रिक्स हो गया, कोई ऐसा है कि शक पड़ गया, फ़ौरन डॉक्टर से रिव्यू करें। अब उसकी प्रिवेंशन पॉसिबल है। इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शंस अवेलेबल हैं और इंजेक्शन लग जाए तो अगर फ़ौरन प्रिक हो और उसमें इन्फेक्टेड मटेरियल, कंटेमिनेटेड मटेरियल अगर फ़र्ज ने उसमें वायरस चला भी जाए तो हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन्स मौजूद हैं, वो लग जाएँ, उसकी एफिकेसी बहुत ज़्यादा है। मसलन सर्जन को लग जाता है, आपको लग जाता है फॉर एग्जाम्पल। तो ये चीज़ है। और तीसरा ऑफ कोर्स ये है कि जो एम्प्लॉयमेंट के दौरान सर्टिफिकेट हर एक का चेक कर लिया जाए और ट्रू लेटेंट स्पिरिट कि इसका मसला हो कि ये फेक सर्टिफिकेट्स ना हो, जैसे कोविड में उन्होंने बनवाने शुरू कर दिए अनफॉर्चुनेटली। तो अगर सर्टिफिकेट जेन्युइन हो हर सर्विस से पहले चेक करना, मेरे ख्याल इससे बेशुमार अवेयरनेस हो। जैसे हम इमिग्रेशन के वक्त यूज़ करते हैं, बाहर लोग जाते हैं सर्टिफिकेट बनवाते हैं और जेन्युइन होने, तो इस तरह यह है कि अगर यहाँ भी एम्प्लॉयमेंट के दौरान ये कर लें, 2-3 स्टेप्स हैं, तो मेरे ख्याल इसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। तो जी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा। इस तरीके से इसका बचाव भी मुमकिन है और तशख़ीस भी अगर वक्त पर कर ली जाए तो इसका इलाज भी मुमकिन है। और अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, हम सब के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसको हम जड़ से ही लगने ही ना दें और ये क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पर हमें अमल करना है, जिस तरीके से हम अपने आप को बचा सकते हैं हेपेटाइटिस बी और सी से। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर तारिक भट्टी साहब। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इशफाक साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने हमारी रहनुमाई भी फरमाई, बताया कि किस तरीके से आज जब वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जा रहा है तो इस पर किस तरीके से अपने आप को आप सब ने बचाना है, क्योंकि पाकिस्तान में हेपेटाइटिस के केसेस मुसलसल बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। प्रोग्राम के हम आखिर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक सेगमेंट है जो कि लाजमी उसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। आजकल हर घर में जिक्र हो रहा है गवर्नर राज का। हम अक्सर सुनते हैं, हर घर में सुनते हैं, जब बहस होती है तो गवर्नर राज का जिक्र आता है। और पाकिस्तान में भी कितनी बार गवर्नर राज लग चुका है हम ये भी जानना चाहते हैं और इसी पर हम बात भी करेंगे। लेकिन आईनी तौर पर अगर बात करें तो आईनी तौर पर मुल्क की सलामती या किसी सूबे को जंग का खतरा हो तो गवर्नर राज लगाया जा सकता है। इसके साथ साथ बैरूनी जारियत या सूबाई हुकूमत के इख्तियारात से बाहर गड़बड़ हो तो गवर्नर राज लगाया जा सकता है। साथ में गवर्नर राज के दौरान सूबे में तमाम तर जो इख्तियारात हैं वो गवर्नर के पास आ जाते हैं और गवर्नर चूंकि विफाक का नुमाइंदा होता है, इसके फैसले विफाक की मुशावरत से ही किए जाते हैं। लेकिन क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं गवर्नर राज की और पाकिस्तान में माजी में कितनी बार गवर्नर राज लगा है ये भी हम जानना चाह रहे हैं, तो इसी पर आज बात करते हैं और उसको समझने की कोशिश भी करते हैं कि गवर्नर राज असल में है क्या। तो हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार अदनान आदिल साहब हमारे साथ हैं, वो हमारी बेहतरीन रहनुमाई इसमें फरमाएंगे। अदनान आदिल साहब आपको खुशामदीद कहेंगे इस सवेरे पाकिस्तान में। अदनान साहब, गवर्नर राज लगाने का तरीकाकार है क्या? देखिए, उसमें सदर मुमलिकत को सिफारिश जाती है कि ये सूबे के हालात ऐसे हो गए हैं कि आइन से कोई इनहराफ बहुत ज़्यादा हो गया है, इमरजेंसी की सूरत हाल है, जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान, जलजला, कोई सैलाब जिसमें कंट्रोल न किया जा सके, या जंग हो कि गैर मुल्की हमला हो गया है, तो फिर उस सूरत में ये किया जाता है। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप है, कोई आम हालात में ऐसा नहीं होता, लेकिन सदर मुमलिकत की मंजूरी ज़रूरी है। अगर सदर मुमलिकत मंजूरी ना दें तो गवर्नर राज नहीं लग सकता। उसके लिए फिर ये है कि कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरका इजलास हो, उससे मंजूरी ली जाए। तो ये एक गिदड़ भपकियाँ हैं और सियासतदान आपको पता है एक दूसरे के खिलाफ इस किस्म के बयान देते रहते हैं। जब बेनज़ीर भुट्टो पहली बार 1988 में वज़ीर आज़म बनी थी तो उन्होंने बलूचिस्तान में हुकूमत को उलट दी थी और गवर्नर राज लगा दिया था, लेकिन बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने उसको मुस्तरद कर दिया था और हुकूमत को बहाल कर दिया था और असम्बलियों को भी। इसी तरह अभी भी पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत 2008 में आई थी तो उन्होंने पंजाब में गवर्नर राज लगा दिया था। सलमान तासीर गवर्नर थे, शहबाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म कर दिया था, लेकिन वो भी अदालत से बहाल हो गई थी। तो हमेशा सियासी मकासद के लिए इसको इस्तेमाल किया गया है। आइन में जो दिए गए मकासद हैं उनके लिए हमारे यहाँ इसको इस्तेमाल नहीं किया गया। तो अब जो ये बातें हो रही हैं ये सिर्फ बयानबाजी है, क्योंकि पीटीआई के लोगों ने कहा कि हम वज़ीर दाखिला का पंजाब में दाखिला बंद कर देंगे, उन्होंने बढ़त मारी तो उन्होंने भी मार दी कि अगर मेरा दाखिला बंद करोगे तो हम गवर्नर राज लगा देंगे। ऐसा कुछ है नहीं, अगर लगाएंगे भी तो अदालत से स्ट्राइक डाउन हो जाए। बिल्कुल, मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ कि हम पहले भी ये बातें सुनते रहे हैं। अभी कुछ अर्सा पहले जो है वो सिंध में गवर्नर राज लगने की बातें होती रही, अभी ये बातें हो रही हैं जब पंजाब की भी खास तौर पे। आप समझते हैं गवर्नर राज अगर लग जाता है, ये जो हम पहले ही एक अदम इस्तेहकाम देख रहे हैं ये मजीद बढ़ जाएगा, ये पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी ऑलरेडी जो है ही नहीं वो मजीद ख़राब हो जाएगी, इंस्टेबिलिटी हो जाएगी और मामलात मजीद ख़राब होंगे सियासी तौर पर भी।
100% आप ठीक कह रहे हैं। जैसे अभी आप बात कर रहे थे ना हेपेटाइटिस की, तो हमारी सियासत को भी हेपेटाइटिस लाहक है और इसका भी इलाज बहुत ज़रूरी है। 2 अरकान की अक्सरियत पे तो ये हुकूमत कायम है। अभी अदलिया से भी महाजराई शुरू कर दी है। कौमी असम्बली के फ्लोर पे अदलिया के खिलाफ इन्होंने आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तकरीरें की हैं, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने। अभी जब इनके हक में फैसला आया था और इमरान खान की हुकूमत गई थी अदलिया के फैसले की एक वजह से कि जिसमें डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर आईनी करार दिया था, वो इन्हें याद नहीं रहा। तो ये लोग जब भी सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा फैसला किसी पार्टी के खिलाफ आता है जिससे उसे नुकसान हो, ये उसके ऊपर अटैक शुरू कर देते हैं। ये कुछ भी नहीं कर सकते अदलिया पर। ये जो तरमीम लाए हैं, रेजोल्यूशन लाए हैं, ये बेकार है क्योंकि 2/3 अक्सरियत इनके पास नहीं है आइन में तरमीम करने के लिए। जो वहाँ पर अरकान हैं पीटीआई के सेनेट में, उनकी बहुत बड़ी तादाद है, कौमी असम्बली में वो मौजूद नहीं है। तो ये 2/3 अक्सरियत से कोई आइन में तरमीम कर नहीं सकते। ये सिर्फ मीडिया में खेल रहे हैं, आवाम को अपना एक बयानिया बना रहे हैं कि देखें जी हम बड़े मजलूम हैं, आला अदलिया ने हमारे खिलाफ फैसला दिया है। हालांकि यही शहबाज शरीफ हैं जो जस्टिस मलिक कयूम को फ़ोन करके कहते थे कि बेनज़ीर भुट्टो को इतनी सज़ा दो। उसकी टेप रिकॉर्डिंग जो है वो सामने आ गई तो जस्टिस मलिक कयूम को इस्तीफ़ा देना पड़ा। और इन्हीं नून लीग की हुकूमत में सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दिया गया था चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह की कोर्ट के ऊपर। तो इनका अपना रिकॉर्ड आला अदलिया के बारे में कोई अच्छा नहीं है। ये सिर्फ अवाम के जज्बात से खेल रहे हैं, अपना एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि अब अवाम में जाना पड़ेगा। जल्द इलेक्शन की तरफ सूरत हाल ऐसी बन रही है। आपने देखा कि इसलिए भी बयानबाजी लग रही है क्योंकि अगर हम अब देखते हैं ना 18वीं तरमीम के बाद 18 अमेंडमेंट के बाद, तो ये कैसे मुमकिन है कि करारदाद मंजूर करा ली जाए सेनेट से भी, नेशनल असेंबली से भी, उसके बाद जो है ये गवर्नर राज लगा भी दिया जाए। आपके ख्याल में ऐसा मुमकिन है या ये सिर्फ बस जैसा कि आप फरमा भी रहे हैं कि ये सिर्फ एक बयानबाजी है, अगले पर प्रेशर डालने के लिए एक सियासी तरीक़ाकार है कि जब भी वफाक में जो हुकूमत होती है वो सूबे पर प्रेशर डालने के लिए ये तरीका अपनाती है? नहीं, सूबे तो प्रेशर में नहीं आएंगे। इससे सिर्फ ये अपने हामियों को और सपोर्टर्स को खुश करते हैं अपना कि भाई देखो हमने बड़ा टिका के जवाब दिया है। इसके अलावा कोई अहमियत नहीं है। अगर ये ऐसा किसी बगैर ठोस वजह के गवर्नर राज लगाएंगे भी तो हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से वो स्ट्राइक डाउन हो जाएगा, वो ख़त्म कर दिया जाएगा। और ये उसकी अगर सुप्रीम कोर्ट कह दे कि ये गैर आईनी तौर पे लगाया गया है, इसकी ठोस वजूहात मौजूद नहीं है, तो फिर ये क्या कर लेंगे और इनकी जो है वो बेइज्जती होगी, अवाम में सुबकी होगी। ये सिर्फ बयानबाजी है, अवाम के जज्बात से खेलते हैं, अपने सपोर्टर्स को खुश करने के लिए सख्त बयान देते रहते हैं। सब पार्टियां ऐसी करती हैं। जो इनका मंशा नहीं होता, इनकी पोस्चरिंग कुछ और होती है, अंदर से इनकी पॉलिसी कुछ और होती है। सियासत में बयान की बजाय अमली इक़दाम को देखना चाहिए और अमली सूरत हाल ये है कि 2 अरकान की अक्सरियत पे शहबाज शरीफ की हुकूमत कायम है और किसी वक्त भी वो डामाडोल है, गिर सकती है। ये हालात जो हैं वो जल्द इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। अक्टूबर नवंबर में आम इंतखाबात की तरफ हम बढ़ रहे हैं क्योंकि अगर ये सियासी अदम इस्तेहकाम जारी रहा तो फिर पाकिस्तान की मईशत जो है वो पहले ही बहुत उसको नुकसान हो चुका है। 240 रुपए के करीब डॉलर है और ज्यादा नुकसान होने का खतरा है। डॉलर भी बढ़ चुका है, मईशत भी ख़राब हो रही है और जैसा कि आप कह रहे हैं कि अब मुल्क जो है वो इलेक्शन की तरफ जा रहा है, तो यही जो बयानात है वह मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की जानिब से भी सुन रहे हैं और इस वक्त मेरे ख्याल में बेहतरीन ऑप्शन फिर यही रह जाती है जब ऐसे मामलात हो जाएं, इतना सियासी अदम इस्तेहकाम हो तो फिर कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम मईशत को भी संभालें और मुल्क में इस्तेहकाम भी लेकर आएँ, तो फिर इलेक्शन कराना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच अदनान अल साहब, आपने हमें ज्वाइन करे पाकिस्तान में। और जो सियासी मामलात हैं, गवर्नर राज क्यों लगाया जाता है, कैसे लगता है, क्या पाकिस्तान में लगना पॉसिबल है या नहीं है, मुख्तलिफ सूबों में लग सकता है नहीं लग सकता, इस पर बात हुई। बातें और बहुत सारी होंगी लेकिन वो कल होंगी क्योंकि आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।